नमस्कार, इंडिया चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान त्रिपाठी। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं किसान से जुड़े विमर्श पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि आज 27 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन के और दिल्ली को शायद 1857 के बाद पहली बार इस तरीके से घेरा है। जिन किसानों ने अपनी लोकतांत्रिक मांगों को मनवाने के लिए, लेकिन सरकार पर इससे किसी प्रकार का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन का अधिकार दिया, उसके बावजूद अभी तक सरकार किसी भी तरीके से मनोबल या बातचीत के अलावा कोई रास्ता निकालने के लिए तैयार नहीं नजर आ रही। लेकिन अब समस्या ये आ रही है आंदोलन के सस्टेनेबिलिटी को लेकर के, आंदोलन कितना लंबा खींच सकता है और इससे आम जनजीवन पर, किसानों के अपने जीवन पर, पंजाब और हरियाणा के किसानों को जिस तरीके से तकलीफ उठानी पड़ रही है इस 2 डिग्री के तापमान में खुले आसमान के नीचे ठिठुरते बच्चे और महिलाओं को लेकर, बुजुर्गों को लेकर, ऊपर से कोरोना का की महामारी का प्रकोप। तो इन परिस्थितियों में कई सवाल बनते हैं कि सरकार और उसके प्रचार तंत्र जिस तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है, वहीं पर मीडिया ने भी बिल्कुल एक तरीके से नए सिरे से एक आंदोलन छेड़ दिया है किसानों के खिलाफ। उसमें अडानी का प्रचार तंत्र भी शामिल है, वो भी इन चीज़ों पे लगातार अपने प्रचार तंत्र को उन्होंने महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जागरण के प्रथम पृष्ठ पर लॉन्च किया है। तो ऐसी स्थितियों में आखिर क्या किया जाना चाहिए? आईटी सेल के जवाब में किसान एकता मोर्चा ने खुद अपने आईटी ये सेल को एक्टिवेट किया है और वो लोग भी इस संघर्ष में पूरी तरह उतर गए हैं। अभी स्थिति ऐसी नहीं जान पड़ती कि किसान उम, निर्णायक फैसले के बगैर वापस लौटने की स्थिति में है। वहीं सरकार अपने अहंकार से पीछे हटने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसे में इसके जो कृषि से संबंधित पक्ष है कि आखिर समाधान क्या हो? दूसरी बात इसका राजनीतिक पक्ष है कि जिसमें चर्चा की आवश्यकता है कि क्या वाक़ई में ये आंदोलन मूल रूप से आर्थिक है या इसके पीछे राजनीतिक ताकतें, जैसा कि आरोप सरकार और सरकार के समर्थक और मीडिया सरकार समर्थक मीडिया आरोप लगा रहा है। तो इन पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर आरपी सिंह साहब। उनसे हम कृषि से संबंधित पक्ष पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इन सब परिस्थितियों में क्या रास्ता हो सकता है। पंजाब से पटियाला से हमारे साथ हैं गुरविंदर सिंह जी, गुरविंदर सिंह समद साहब, जो कई अखबारों के, टीवी चैनलों के संपादक रहे हैं और संयोग से मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला है। सूर्य समाचार में वो मेरे साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ के रेसिडेंट एडिटर के रूप में हमारे सहयोगी रहे हैं। वहीं हमारे साथ हरिकेश सिंह जी हैं, वो भी मेरे साथ इनपुट एडिटर के रूप में जुड़े रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ईटीवी और तमाम बड़े न न टीवी चैनलों से लगातार जुड़े रहे हैं और लगातार काम करते रहे हैं। उनकी सक्रियता आप सोशल मीडिया में और उसके पृष्ठ पर आप देख सकते हैं, उनके लेखन की धार देख सकते हैं। तो आज हम लोग इन विचारों को लेकर आपस में अलग-अलग चर्चा कर रहे थे, तो हमें वो ये ज़्यादा उपयुक्त जान पड़ा कि आज हम अपने साथ में सब मिल करके और डॉक्टर आरपी सिंह साहब से भी इस सिलसिले पे बात करके कि आखिर क्या रास्ता है, क्या समाधान है? तो सबसे पहले मैं राजा जी जिनको मैं गुरविंदर सिंह समद जी हैं, जिनको मैं स्नेह से और आत्मीयता से राजा भी कहता हूँ, तो क्षमा कीजिएगा बीच में राजा के नाम से भी मैं संबोधित कर सकूँगा। तो राजा जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसा मोदी सरकार आरोप लगा रही है, मोदी समर्थक मीडिया आरोप लगा रहा है कि ये आंदोलन मूलतः राजनीतिक चरित्र का है, पॉलिटिकल नेचर का है और आर्थिक इसके पीछे कारण नहीं है। तो आप तो इस आंदोलन को आप ज़मीन से देख रहे हैं, गाँव से देख रहे हैं, पिंड से देख रहे हैं कि क्या 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 है ये आंदोलन? मैं जानना चाहता हूँ कि कैप्टन अमरिंदर के द्वारा बोई गई फसल है, जो बीजेपी काट रही है या खुद बीजेपी की बोई फसल है जिसको किसान काट रहे हैं? आपको क्या लगता है? आपने बात शुरू की कि 1857 के बाद पहली बार दिल्ली को घेरा है, तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि जब सुबह सुबह बहादुर शाह जफर उठा था, तब उसको दरबारियों ने बताया कि घिर गई है।
तो वो अभी समय चेंज होके दरबारी नहीं रहे, लेकिन गोदी मीडिया वो काम कर रहा है। तो दरबारी और गोदी मीडिया के लिए ये मतलब मैं उर्दू और हिंदी का विशेषण ही चेंज हो रहा है, बाकी बात सेम है। और दूसरी बात रही जो आपने सबसे महत्वपूर्ण चीज पूछी कि ये राजनीतिक संघर्ष है या किसानों का अपना संघर्ष है। असल में ये ना तो बीजेपी का दिया हुआ संघर्ष है, ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का दिया हुआ संघर्ष है, जिसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बराबर के जिम्मेवार है। जहां तक मैं समझता हूं कि अगर कांग्रेस ने भी सही तरीके से, सही सिंसियरिटी से इस चीज को हैंडल किया होता, 10 साल मनमोहन सिंह जैसा आदमी भी रह गया, लेकिन ये एक इतना बड़ा विषय है जिसके ऊपर हमारी भारत की लगभग 72 से 80% पॉपुलेशन डिपेंड करती है, जुड़ी हुई है, किसी तरह से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। लेकिन उन्होंने भी इसको सही तरह से एड्रेस नहीं किया, हैंडल नहीं किया। तो भी जब इस नाम के ऊपर उन्होंने एक्ट बना दिए कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर रहे हैं, जबकि 2015 में जब 14 में ये प्रधानमंत्री बने हैं श्री मोदी जी, और 15 में जब सुप्रीम कोर्ट में हाहाकार मची है कि लेके आओ, केस हुआ इनके ऊपर, तो केंद्र सरकार ने खुद एफिडेविट दिया था 2015 में कि अगर स्वामीनाथन रिपोर्ट को हम लागू कर देंगे तो पूरे का पूरा देश तहस नहस हो जाएगा, हलचल मच जाएगी। बहुत बड़े लेवल पे उन्होंने वीपी सिंह के टाइम पे जो आरक्षण के टाइम पे जब देश हिला था, उसका एग्जाम्पल भी दिया कि वो हालात फिर से पैदा हो सकते हैं। तो स्वामीनाथन से तो वो खुद ही इनकारी है। आज मध्य प्रदेश के मंच से कौन सा मुंह लेके मतलब प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं कि हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू कर दिया। अगर लागू कर दिया है तो वो नोटिफिकेशन जारी करें। लेकिन ये जो बात हमारी चल रही है कि ये राजनीतिक कहीं से भी नहीं है, एक भी राजनीतिक बंदा उन्होंने स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया। किसानों के आक्रोश ने अकाली दल बादल को यहाँ तक मजबूर कर दिया कि उनको एनडीए से अपना नाता तोड़ना पड़ा। और अभी यही हाल हरियाणा में भी है कि वहां भी चौटाला ने धमकी दे रखी है कि अगर एमएसपी के ऊपर प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो वो सरकार गिरा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी राजनीतिक है। हाँ, अब ये किसान संघर्ष ना रह के एक एक जो सामाजिक बदलाव आता है बड़े लेवल पे, ये वो रूप ले गया। अब ये पंजाब का आंदोलन नहीं रहा, ये हरियाणा का आंदोलन नहीं रहा, ये पूरे सामूहिक हमारे मतलब भारत का ये आंदोलन बन चुका है। इसको भारत आंदोलन ही कहा जा सकता है ये। जी नहीं, आप राजा जी आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया और आज की युवा पीढ़ी से भी मेरी जब चर्चा होती है, वो भी इस बात को बहुत इसको वो एक बड़े वर्ग संघर्ष के रूप में भी देखते हैं और उनके लिए वर्ग संघर्ष या क्लास स्ट्रगल जैसा शब्द उनके ज़हन में आना, इस पर चिंतन करना अपने आप में बड़ी बात है और युवा वर्ग भी जुड़ रहा है। उस वर्ग की भी सहानुभूति जो इस सरकार की और उससे जुड़ी हुई पार्टी के जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है, जिस तरीके से विभाजनकारी नीतियाँ हैं उनके खिलाफ, तो ये पूरे देश का एक आंदोलन बनता जा रहा है। महाराष्ट्र से भी किसान दिल्ली आ रहे हैं, नासिक से आ रहे हैं। ये अलग बात है कि वो वामपंथी झंडों के नीचे आ रहे हैं, लेकिन झंडे अब महत्वपूर्ण नहीं हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और ये मुद्दा खुद भारतीय जनता पार्टी नीत की सरकार ने दिया है। यहाँ पर मैं हरिकेश जी से हरिकेश जी उत्तर प्रदेश की राजनीति के बहुत अच्छे प्रखर जानकार हैं और हरिकेश जी से भी यहाँ मैं चर्चा करना चाहूँगा कि आखिर भाजपा को इस मुद्दे के राजनीतिकरण के कारण से क्या लाभ हासिल हो रहा है? ये बताइए। ये हर प्रचार का इनका तरीका गलत साबित हुआ है, उनको खालिस्तानी बताया गया, सब कुछ किया गया, उनको मुसलमानों से जुड़ा है, उनको जिहादी, उनको जेनुआइट, उनको टुकड़े-टुकड़े गैंग, उनको सीए, एनआरसी, ये इस तरीके की चीज़ों के बाद भी आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में इनके इस चिंतन को, इनके इस राजनीतिक चिंतन को और किसान आंदोलन को किस रूप से देखा जा रहा है अब आज की परिस्थितियों में? क्योंकि मत भूलिए 2016 में जिस तरीके से थंपिंग मेजॉरिटी लेकर के आ गए थे उत्तर प्रदेश से और जिसने पूरे देश की राजनीति का चरित्र आज बदल के रख दिया और इस भारतीय जनता पार्टी के शासन करने के तरीकों पर भी असर पड़ा है। ये आप महसूस कर रहे होंगे कि इनके शासन करने के तरीकों पर भी असर पड़ने का एक बड़ा कारण उत्तर प्रदेश में मिली हुई प्रचंड जीत थी। तो इस आंदोलन का क्या असर पड़ रहा है? क्या इनकी रणनीति मैं इसमें आपको बीजेपी सरकार की
रणनीति और उनके चिंतन के बारे में आपसे समझना चाहता हूँ और आप तो इन पार्टियों के बड़े नेताओं के साथ अंतरंग रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हाँ, बता पाएँगे आप बेहतर तरीके से। मैं ये कहूँगा कि जो भाजपा इस समय अपनी रणनीति चल रही है, उसको आप पिछले 6-7 वर्षों में अगर लगातार देखें, तो उसकी जो हर स्टेप पर, हर जगह पर जीत की जो स्थितियां हैं, वो उसके परमानेंट चुनावी मूड में रहने का मेन जो आपको रिजल्ट होता है, वो मिल रहा है। वो किसी भी वर्ष में, आप कोई भी वर्ष उठा लीजिए, वो इलेक्शन भले ही दिसंबर में होना हो, पर वो जनवरी से उस मूड में आ जाती है। कहीं इलेक्शन मान लीजिए नेक्स्ट ईयर 2022 में भी होना है, तो वो अभी से ही उस मूड में है कि उस इलेक्शन को कैसे जीता जाए। ये उसकी बहुत बड़ी रणनीति है। ये एक मैं महत्वपूर्ण हिस्सा मानता हूं भाजपा के लिए, और बाकी पार्टियों में यही चीज नहीं दिख रही है और नहीं देखने को मिल रही है। जबकि इसके ठीक अपोजिट अगर आप देखिए, अभी बिहार में जो इलेक्शन हुआ था, जरा सा मुद्दों को लेकर के तेजस्वी ने जिस तरीके से अपना रुख दिखाया, उसका इफेक्ट उसकी पार्टी को दिखाई दिया, साफ दिखाई दिया कि किस तरह से, जबकि उसके खिलाफ जो है दुष्प्रचार बहुत किया गया था कि ये ठीक उसी तरह की पार्टी दोबारा आएगी जैसी लालू देखे गए थे एक समय, और अगेंस्ट जाकर के पब्लिक ने उनको वोट किया और वो ठीक ठाक फाइट देके गए। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपने संगठनिक तौर पे आरएसएस के थ्रू और जिस भी तरीके से बेस जो तैयार करना होता है वो तैयार करती है, और दिमाग में देखिए एक और चीज होती है कि परसेप्शन को बनाना। अगर आप रोने वाली जगह पे रोज जाके हंसने लगेंगे, किसी रोने वाली जगह पर अगर रोज जाके हंसेंगे, तो कुछ दिन बाद देखने वाले लोग समझेंगे कि हंसा जाता है यहाँ पर, यहाँ रोया नहीं जाता। एग्जैक्टली भाजपा वही कर रही है। कोई चीज जो राष्ट्रवाद, आप जमीन को समझ रहे हैं, राष्ट्रवाद और जो अपना देश प्रेम होता है, इन दो शब्दों को उसने मिला दिया है, गड्ढमड कर दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है बातें, तो इसके लिए जिम्मेदार भाजपा नहीं, आप खुद है। तो लेकिन राकेश जी, मैं यहाँ दखल दे रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा इंटरवेंशन के लिए। लेकिन अखिलेश जी, ग्रामीण भारत में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की उतनी पैठ नहीं है जितनी अर्बन सोसाइटीज में है, अर्बन शहरी इलाकों में है। ऐसी स्थिति में उनको एंटेगनाइज करना, किसानों को एंटेगनाइज करना, उन गल्ला मंडियों को एंटेगनाइज करना, उन आढ़तियों को एंटेगनाइज करना, जो उनका वोट बैंक और चंदे का डोनेशन का बैंक रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो वाणिक वर्ग हमारा, जो व्यापारी वर्ग, जो समर्थक रहा, उसको ही एंटेगनाइज करने को क्या संघ परिवार धृतराष्ट्र की तरह बैठा हुआ देख रहा है क्यों, और उसका आधार लुट रहा है? इसमें ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री का जो एक टाइम स्लॉट तैयार किया गया है कि उन्हें हर रोज आधे घंटे स्क्रीन पर दिखना है, बने रहना है। ये इससे कोई लड़ नहीं रहा है। हर दिन आप देखेंगे किसी न किसी मुद्दे पर, चाहे वो एमयू पर आ रहे हो, चाहे वो जेएनयू पे जा रहे हो, चाहे वो बंगाल में ममता बनर्जी से बात कर रहे हो, आधे घंटे उनको अपना देना ही है। और उसमें वो कहते क्या है ये भी आप बखूबी जानते हैं। 4 करोड़ लोगों को बैंकों से आधार लिंक किया गया, ये 5 साल पुरानी बात है, लेकिन वो आज भी सुनाई देती है, आज भी आप सुन रहे हैं। उज्ज्वला योजना के थ्रू के आंसू पोछे गए, ये बात आप आज भी सुन रहे हैं। यही मैं कह रहा हूं, परसेप्शन तैयार किया जा रहा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि गांव में ये बात नहीं पहुंच रही है, वो गांव में भी ये बात पहुंच रही है। और 2,000 रुपया या 6,000 रुपया कृषकों को दिया जाना, ये बात भी कहीं ना कहीं जहन में बैठता जा रहा है, दिमाग में बैठ रहा है। भले उसमें कितने लोगों को मिला, कितने लोगों को नहीं मिला, लेकिन आस बढ़ती है। और इस आशा के चक्कर में, इस आशा के चक्कर में देश का बहुत बड़ा वर्ग जो है पिसा जा रहा है। वो समझ नहीं पा रहा है कि कब नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं और कब वो सच बोल रहे हैं। बड़ा आक्षेप कर रहा हूं, लेकिन ये वास्तविकता है। बड़ा आक्षेप कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता है। दूसरी महत्वपूर्ण, अभी देखिए, दूसरी महत्वपूर्ण, किसी भी आंदोलन को नेतृत्व जरूरी होता है, ये हम सब जानते हैं। नेतृत्व विहीन आंदोलन चल नहीं सकता। ये सब चिर परिचित बातें हैं, सब लोग जानते बूझते हैं। बावजूद इसके अगर कृषक आंदोलन में 4 नेता अगर खड़े हो जाते हैं, तो आप उन पर आरोप लगाने लगते हैं कि यहां नेतागिरी हो रही है, जबकि आप खुद भी वही काम कर रहे हैं। बात हो रही है यहाँ पे किसानों के इकट्ठा होने की, उनके मरने की, ठंड में पिछले 27 दिन से ठिठुरने की। पर आप कहां जा रहे हैं? आप जा रहे हैं बंगाल। अमित शाह कहां जा रहे हैं? बंगाल। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? जेएनयू में काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी दूसरा क्या काम कर रहे हैं? साइंटिस्टों से बात कर रहे हैं। आपको वो बात नहीं करना है। कच्छ के रण में जाकर के आप प्रोग्राम कर रहे हैं और अपने 2 4 10 किसानों को बुला के उनसे ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे लग रहा है आप किसानों के हित में सोच रहे हैं। समस्या यहाँ पर
यहाँ हरिकेश जी, मैं बीच में बताना चाहूंगा कि वे 245 किसान जो कच्छ में थे, वो पिछले 30-40 वर्ष से अपनी जमीन पर अधिकार के लिए लड़ रहे हैं सरकार से, और सरकार ने कानून बना के उनको उनकी अपनी जमीन से बेदखल कर रखा है और उसके अधिकार नहीं दिया गया है। तो उनको उस मीटिंग में बिठाने के लिए उनको इस तरीके का संभवतः आश्वासन दिया गया, जिसको लेकर के काफी सोशल मीडिया में मजाक भी हो रहा है। यहाँ पे आपने जो महत्वपूर्ण बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण। पति की बात ये थी कि किसान ठंड में ठिठुर रहा है और शहीदी दिवस मना रहा है। 32 किसान 33 किसान शहीद हो चुके हैं इस आंदोलन में, और जिस दिन शहादत दिवस मना रहे हैं उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचते, रकाबगंज जा रहे हैं। हाँ, रकाबगंज जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर गुरविंदर जी से पूछूंगा, राजा जी से पूछूंगा कि राजा जी, वहां से क्या ये धार्मिकता का चोला पहन करके वो संदेश देंगे, तो क्या वो संदेश से सिख समाज और पंजाब और हरियाणा का किसान समाज पर क्या असर पड़ेगा? मैं राजा जी से पूछना चाह रहा हूँ, क्या उस गुरुद्वारा रकाबगंज की जो उनका पर्यटन था, उससे क्या संदेश गया पंजाब और हरियाणा के किसानों को? मैं राजा जी से इस पर सवाल जवाब तो उसका 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 बहुत ही मोदी के लिए तो बहुत मायूसी का वो शुमार हुआ, बहुत बुरा हाल हुआ उनका। वहां पे पता चला कि प्राइम मिनिस्टर के जाने से पहले जो स्नाइपर डॉग्स जाते हैं, वो भी गुरुद्वारे में, तो मंदिर में कुत्तों की एंट्री नहीं होती है, तो वो नहीं होने दिया गया। उसके बाद वो गए, जब वहां पे एक प्रवचन चल रहा होता, कीर्तन चल रहा होता, उस कीर्तन में भी उस टाइम पे वही बात हो रही थी। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि शायद ये मोदी को देख के बोला गया, पर मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है। क्योंकि जो मुख्य हुक्म सुबह आता है गुरुद्वारे, जब सुबह गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता है, तो उसमें से एक पंक्ति उठाई जाती है, उसकी एक विधि है उसको लेने की। तो उस पंक्ति को उठा के, उस श्लोक को उठा के पूरे का पूरा वर्णन, पूरा उसके ऊपर विस्तार से बात की जाती है। तो वो बहुत पहले से चल रही थी, उसके आने से बहुत पहले से चल रही थी। वो सुबह ही शुरू हो जाती है, क्या हुक्मनामा आया है, तो उसी के ऊपर बातचीत हो रही थी। तो यहाँ यह बात क्लियर हो जाती है कि ऊपर वाले ने भी उसको यही संदेश दिया है कि अगर तू अपनी आवाम की मदद नहीं करेगा, अपने लोगों के लिए तो उनकी सेवा नहीं करेगा, तो जब तेरा काल आएगा, जब तेरा अंत आएगा, तो कहां भागेगा? तब वो जो बैल पे बैठ के वो आएंगे, तुझे दंड देते हुए लेके जाएंगे, तब भी तो तू ही होगा। तब तेरे साथ अडानी अंबानी तो नहीं आएंगे, वो अपने पापों का पश्चाताप करेंगे, उनको अपने पापों की सजा मिलेगी, तुझको अपने पापों की सजा मिलेगी। अगर यही करने के लिए इसने प्रधानमंत्री बनना था, तो क्या क्या करना? किसी छोटे देश को चुन के वहां जाके भी जुमले वाला काम कर सकता था। भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वो कभी एमपी में घूम रहा है, कभी गुजरात में घूम रहा है, कभी बंगाल में घूम रहा है, और जो घर के बाहर बैठे हैं उनकी वो उसको सुध ही नहीं है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि ठंड में कितने लोग मर रहे हैं। और ये जो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है, इसमें उसको देखना चाहिए कि जो 50% से ज्यादा आबादी हमारे युवाओं की है, वो युवा उसमें बैठा है। 6-6, 7-7 साल के बच्चे बैठे हैं, औरतें बैठी हैं, बूढ़े लोग बैठे हैं 80 साल के। गोदी मीडिया ने तो यहां तक भी कर दिया था कि वो आपकी बॉलीवुड की मैडम कंगना रावत ने, कि वो शाहीन बाग वाली अम्मी बैठी है, जबकि वो शाहीन बाग वाली अम्मी ने भी खैर कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और इन बेबे जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और आप तमीजदारी की बात देखिए कि कोई भी बंदा आक्रोश में आके कोई गाली गलौज नहीं कर रहा, बिल्कुल शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि महात्मा गांधी ने भारत को आजादी दिलाने के लिए जो अनशन किए थे, जो नॉन वायलेंट का एक मूवमेंट चलाया था, ये मूवमेंट उसको भी साफ करता दिखाई दे रहा है। क्योंकि उस मूवमेंट में भी कई जगह पे दंगे हो गए थे, वापस लेना पड़ा था गांधी को। लेकिन यहां तो सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे भगत सिंह ने पार्लियामेंट में बम फेंक के ये बताया था कि हम आवाज करना चाह रहे हैं, आप समझ जाओ। बम नहीं फेंक रहे हैं हम सिर्फ आवाज करके आपके बहरे कानों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो पर्दा फट जाएगा, फिर क्या फायदा? फिर इलाज भी करवाना पड़ेगा, फिर आपको हमारी बात भी सुननी पड़ेगी। तो अभी पंजाब के लोगों को ये जो शहादत का कोई वो हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है। अगर कोई परिवार से कोई शहीद होता है, मेरे घर से भी कारगिल में मेरा छोटा भाई, मेरे मामा का बेटा शहीद हुआ है, तो
वो बात नहीं है। बात अभी दिन भी वो चल रहे हैं जब गुरु गोविंद सिंह जी अपने बच्चों के साथ, 4 साहिबजादों के साथ अनंतपुर साहिब से चले थे, तब भी दिल्ली तख्त ने कस्में खाई थी। औरंगजेब था तख्त पे बैठा के हम आपको कोई भी नुकसान नहीं देंगे और सब बातें मानी जाएगी, आप चले जाओ। तो उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर हमला किया। दोनों बच्चे चमकौर साहब में, बड़े साहबजादा अजीत सिंह, साहबजादा जुझार सिंह, वो चमकौर साहब में शहीद हुए थे, और जो बिल्कुल दोनों छोटे बच्चे थे, साहबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनको दीवारों में चुनवा दिया गया था। तो वो भी तो दिल्ली तख्त की ही पैदाइश थी, वो सारा जो किया गया था सिनेरियो डिजाइन। तो अभी भी दिल्ली तख्त बैठ के वैसे ही कुछ कर रहा है। तो ये लोग तो पहले से ही तैयार हैं कि आप हमारे कितने सिर चाहिए उतने सिर मिल जाएंगे, जितने बदन चाहिए उतने बदन मिल जाएंगे। वो खुद जाके रकाबगंज साहब मत्था टेक के आया। वो रकाबगंज साहब का इतिहास भी यही है, जब गुरु तेग बहादुर साहब के पास कश्मीर से एक समुदाय के लोग आते हैं कि औरंगजेब हमारे जंजू को, तिलक को तोड़ के इस्लाम में तब्दील कर रहा है, तो किसी बड़े नेता की हमें जरूरत है, तो उसकी शहादत भी हो सकती है। तो खुद 9 साल के गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर साहब को भेजा था कि पिताजी आप जाइए, इनके साथ जाइए, जो इनके ह्यूमन राइट्स है, जो हमारे प्रेम्बल में भी है, राइट टू मतलब बिलीव, हम जो मानना चाह रहे हैं, जिस भी उस धर्म में हम मानना चाह रहे हैं, वो उन्होंने तब उस पर पहरा दिया जाके। और गुरु तेग बहादुर साहब ने जाके जिरा की औरंगजेब के साथ कि हिंदुओं को हिंदू रहने दो, तुम सच्चे मुसलमान खुद नहीं बने हो तो तुम औरों को क्या मुसलमान बनाओगे? तुम अपने भाई बहन को मार के, अपने बाप को मार के तो खुद गद्दी पे बैठे हो, तुम तो पहले सच्चे मुसलमान बन जाओ, औरों को तुम मुसलमान कहां से बना दोगे? लेकिन उसने सुनी नहीं, तो उनको आगरा से दिल्ली ले जाके शहीद किया गया। उनके साथ जो 3 भाई दयाला, सतीदास, मतीदास आए थे, उनको शहीद किया गया, गुरु साहब को शहीद किया गया। तो उससे उससे आक्रोश इतना बढ़ गया, और जब वो छोटे साहबजादों को दीवारों में चुनवा दिया गया, उससे वो जो स्पिरिट थी वो ज्वाला बन गई। तो फिर जब बंदा सिंह बहादुर माधोदास उधर से आए, महाराष्ट्र से, मराठा से, तो क्या हुआ? आज सरहिंद का, शहर का, उस टाइम का एक ईंट तक नहीं मिल रही, साफ कर दिया। उस टाइम पे इतना आक्रोश था। तो हाँ, तब आक्रोश तलवार का होता था। आज जो डेमोक्रेसी है, जो फेडरलिज्म में है, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन का ही आक्रोश दिखा सकते हैं, और इसी दायरे में संविधान के अंदर रह के जो आक्रोश हम दिखा सकते हैं वो दिखा रहे हैं। और सरकार जो जो जितने लिमिट्स क्रॉस करके वो जाना चाह रही है वो कर रही है। लेकिन लोग कमिटेड है कि हम अपने जो हक है वो लेके रहेंगे। आप ऐसे इतना बड़ा धोखा आप कभी भी नहीं खा सकते। आपने पंजाब को बदनाम करने के लिए, यहाँ तक कि वो यहाँ पे चिट्टा होता है, यहाँ पे लोग चिट्टा खाते हैं। वो कहानी है ना, एक जंगल में शेर था, उसको पहले जहां पानी पीता था वहां पानी में जहर भी मिला दिया, तो वो जहर ने तो असर नहीं किया, लेकिन वो पानी पी के सो गया, लंबी नींद सो गया। लेकिन जब उसको जाके घेर लिया 3 तरफ से, तो अब शेर क्या करेगा? एक तरफ तो पानी है, 3 तरफ उसके दुश्मन खड़े हैं, तो ऑब्वियस है कि वो दुश्मनों पे ही पड़ेगा। अब पंजाब के लोगों को भी यही है कि आप जब बिल्कुल मारने पे आ गए तो फिर दिल्ली की तरफ जाना ही था उन्होंने, और दिल्ली की तरफ गए। अब दिल्ली उसका ठीक है, हम सबसे माफी चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है इस संघर्ष से, उस चीज का हमें बहुत एहसास है, बहुत जिम्मेवारी के साथ मैं कह रहा हूँ। लेकिन हमारे पास कुछ चारा नहीं है, क्योंकि देश का राजा दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली तो आना पड़ेगा। राजा जी, यहाँ मैं दखल देना चाह रहा हूँ। ये दरअसल आपको माफी की जरूरत नहीं, बल्कि देश इस समय आपको धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि ये सिर्फ शहादत पंजाब और हरियाणा के लिए नहीं, ये देश भर के किसान के लिए और ग्रामीण भारत के ढांचे को, जो पारंपरिक ढांचा है, सदियों से बना हुआ, जिसकी अपनी संस्कृति है, जिसका अपना स्वावलंबी आर्थिक संरचना है, उसकी रक्षा के लिए हो रहा है। और इसको तरीके से जान पाएंगे हम डॉक्टर आरपी सिंह साहब से, जो कृषि विश्वविद्यालय में प्रधान विभाग अध्यक्ष रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय कानपुर में, एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में। मैं आपसे सिंह साहब, मैं जानना चाहूंगा इस विषय के बारे में कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा का मामला निरूपित किया जा रहा है, और ये साबित करनी, इसको राजनीतिक रंग इस तरीके से सत्ता पक्ष दे रहा है कि पंजाब और हरियाणा के कुछ बड़े, कहना चाहिए, जो किसान हैं,
पीजेंट हैं, ये उन लोगों का आंदोलन है, इससे किसी गरीब का कोई भला नहीं होना, बल्कि वो गरीब का भला नहीं होने देना चाह रहे हैं। ये आरोप इस आंदोलन पे लग रहा है कि पैसे वाले लोग हैं जिनको एमएसपी पे सबसे ज्यादा खरीद होती है और उसका लाभ दूसरे राज्य नहीं ले पा रहे हैं। ये नहीं कहा जाता कि सरकार वहां नहीं खरीद करती, तो या सरकार ने या वहां राज्य सरकारों ने एमएसपी एपीएमसी मंडी खत्म कर दी है, इस पर चर्चा नहीं करती है। सत्ता पक्ष करता है, सत्ता पक्ष, और ये कहता है कि सारा लाभ ये लोग उठा ले जाते हैं। तो मैं कृषि क्रांति की पृष्ठभूमि में, जो हरित क्रांति की पृष्ठभूमि में आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये पंजाब और हरियाणा का एक स्वार्थ भरा आंदोलन है बड़े किसानों का, या ये पूरे देश का मुद्दा है, और किस तरीके से, ये आपसे जानना चाहिए। इस बारे में आप लोगों ने काफी चर्चा किया है। मैं दो आंदोलन, दो तीन बताऊंगा। एक तो चंपारण का आंदोलन हुआ, सबको पता है महात्मा गांधी ने उसको लीड किया, तो किसान उठे। एक पंजाब में भी हुआ जिसको पगड़ी संभाल जट्टा नाम दिया गया था, और भगत सिंह के चाचा ने लीड किया था, अजीत सिंह साहब ने। हाँ, ये जो है, ये दो ऐसे हैं। यूपी में हमारे मदन मोहन मालवीय ने एक किसान आंदोलन लीड किया था। तो किसान आंदोलन जब भी हुआ तो बड़े बड़े लीडरों ने लीड किया। इसमें तो सारे किसान इन्वॉल्व हैं, सारे किसान कर रहे हैं, लेकिन ये आरोप लगाया जा रहा है कि सारी जो विपक्ष के पार्टी हैं वो लोग करा रहे हैं। लेकिन इसके तो हम ऐसे ही कर दिए बताए कि ये आंदोलन तो जब भी आएगा इस तरह का होगा, स्टार्ट होगा, किसान जब परेशान होता है तो करेगा। और ये हम पंजाब के किसान को बड़ा सलूट हम पहले देते हैं कि इन्होंने लीड लिया है, देश को रास्ता दिखा दिया इन्होंने कि हम अब अन्याय नहीं सह पाएंगे। ये निश्चित है कि इस सरकार ने किसानों को बिल्कुल बंधक बनाने की कोशिश कर दिया है ये कानून बना के। हालांकि इसमें जितने भी सरकारी अधिकारी और संस्थाएं हैं सबसे बुलवाया जा रहा है कि नहीं बहुत अच्छा कानून है। तो पहला कानून तो इनका है कि कृषि उपज और व्यापार पर है, जो कि मंडियों को समाप्त करेगा निश्चित रूप से। हालांकि मंडी पर ऐसा नहीं बंधन है कि हम मंडी में जाके ही बेचें। 19 ऐसे राज्य हैं जहां बाहर मंडियां के बाहर लोग किसान बेच रहे हैं, अलाउ कर रखा है। आंध्र प्रदेश में एक रैतू बाजार लगता है, किसान प्रोत्साहन दो के बेचते हैं, सरकार बल्कि उसमें सहायता करती है। झूठा प्रचार किया जा रहा है कि किसान मंडियों में मजबूर थे, बंधक बने थे, हम उनको मुक्त किए। तो मंडियां जब नहीं रहेंगी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि रातों भाई, जिस समय राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाया था तो ये होता था कि काम करने वाले नहीं, सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे किया, आज वो हमारी जरूरत हो गई। तो इसमें ये भी एक आरोप लगता है, लोग कहते हैं कि चूंकि आड़तीये हैं, काम करने वाले हैं, ये इनकी कमजोरी है। भाई वो काम करने वाले हैं। आपने ई नाम एक चलाया है, इलेक्ट्रॉनिक, उसको कनेक्ट कर दिया मंडियों को, करीब 1000 मंडियां क्लेम कर रहे हैं, कनेक्ट किया है। वो काम करना, उसी काम को करना था, स्ट्रेंथन हो जाती मंडियां, अपने आप व्यापार बढ़िया होने लगता किसान का। चाहे वो मंडियां जो प्रेजेंट में हैं वो, या और भी मंडियां बना करके। तो मंडियों के स्ट्रेंथन करने का काम तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन कमजोर जरूर कर देंगे, क्योंकि ऐसी व्यवस्था ये बना रखे हैं कि एपीएमसी में जो मंडियां बनी हुई हैं ये कमजोर हो जाएंगी निश्चित रूप से, क्योंकि बड़े बड़े इसमें घराने हैं, आम किसान तो उसमें इन्वॉल्व हो ही नहीं रहा। तो ये है। दूसरा, ये इनका जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बड़ा किसान तो कर ले, वो लड़ भी लेगा, छोटा किसान तो मर जाएगा, वो क्या करेगा। एक तो पहली बात इन्होंने बांध दिया एसडीएम तक, एसडीएम तो इतना प्रभावित हो जाएगा बड़े बड़े पैसे वालों के सामने। जब नेता के सामने एक साधारण नेता जाता है, एसडीएम की गिट्टी बन जाती है, तो उसमें तो सारे इन्वॉल्व होंगे। पॉलिटिकल पार्टी जो शासन में होगी वो जैसे कहेगा एसडीएम वैसे ही करेगा। जब किसान परेशान हो जाएगा तो कहाँ जाएगा, मजबूरन इतना कर्जदार हो जाएगा कि उसको छोड़ देना पड़ेगा, सब बेच बाज देगा, लोग ले लेंगे और वो मजदूर बन जाएगा।
तो ये डर उनका सही है किसानों का, इसमें कहीं दो राय नहीं। तीसरा एक काम इन संशोधन इन्होंने कर दिया आवश्यक वस्तु में कि अनलिमिटेड कर दिया। हाँ, भाई आप जमा कितना भी खरीद स्टॉक उसमें कीजिए, का कुछ तो जी। उसमें ठीक है। अगर बढ़ा देना था, हमारे पास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, इसमें दो राय नहीं है, गेहूं धान का तो हो ही गया है, हो ही और गया है। भी क्रॉप में हम काफी वो सेल्फ सब्सिडी होने जा रहे हैं, तो उतना स्टॉक न करें, लेकिन ठीक है बढ़ाइए। अब इतना भी अनलिमिटेड न कर दीजिए कि वो इतना स्टॉक कर लें कि आर्टिफिशियल शॉर्टेज बना दें मार्केट में, और फिर मनमानी उसका रेट लें। ये परेशानी आई। ये तीनों कानून जो है इस तरह से इन्होंने बनाया, सोच समझ के, एक दूसरे से लिंक्ड है। एक को आप टच करेंगे तो दूसरे पर असर पड़ेगा, और ये सारा इसमें दो राय है कि कारपोरेट घराने को ही फायदा देने के लिए उन्होंने बनाया। किसानों को बनाना था, मंडियों को मजबूत करना था, एमएसपी कर देते कि बाहर बेचे भीतर बेचे जहां बेचे, एमएसपी रेट ये फिक्स कर दिया जिन जिन क्रॉप का, उससे नीचे कोई नहीं खरीदेगा। एमएसपी तो मिनिमम प्राइस है, ये भी नहीं कि मैक्सिमम है। और ये वैसा भी है कि वो कोई प्राइस फिक्स भी नहीं, ये पेरिसेबल कम्युनिटी है। किसान के पास अगर स्टॉक रखने का कोई साधन होता है, या तो इतना स्टोरेज बना देते रूरल एरिया में भी सब जगह, तो किसान अपना स्टोर भी कर लेता, वो भी नहीं हो पा रहा है। आपका 98% क्या 98% कर समझिए किसान मार्जिनल और स्मॉल है। तो मुश्किल से 2% किसान हैं जो बड़े हैं, जिनके पास 10 एकड़ से ऊपर की जमीन। तो क्या करेंगे ये सारे किसान, जिसमें से हमारे सीमांत किसान हैं वो तो बहुत छोटे हैं, उनके पास 1 हेक्टेयर जमीन से भी कम है। इतनी कम जमीन वाला किसान क्या करेगा, कैसे सस्टेन करेगा? मैं सिंह साहब आपको 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा विराम देना चाह रहा हूँ। मैं हरिकेश जी को यहाँ पर एक ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ एक विषय पर मेरा, कि जिस तरह आपने कहा एडीएम और एसडीएम के सामने किसान की घिघी बन जाती है, और वहां अडानी का प्रतिनिधि, अंबानी का प्रतिनिधि, वॉलमार्ट का प्रतिनिधि जब बैठेगा या अमेजन का प्रतिनिधि बैठेगा, तो वो किसान बेचारा क्या कर पाएगा। इस पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले इश्यू पर चर्चा करेंगे। लेकिन हरिकेश जी यहाँ पर अभी डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया विषय उठाया कि इसको किसान का अधिकार, यहाँ पर एक पक्ष और भी है जो कानून में पहली बार मतलब किसी सरकार, कोई सरकार कानून में इस तरह के प्रावधान कर रही है कि जो कचहरी के ही हाथों में हथकड़ियां डाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल। ये मजेदार बात ये है कि कचहरी के हाथों में और न्यायपालिका के पैरों में बेड़ियां डालने वाला ये कानून कहता है, इसके बारे में पी साईनाथ जी ने, जिनका नाम खुद सुप्रीम कोर्ट ने रिफर किया है, एडवाइस किया है कि उनको किसानों की कमेटी में बिठाया जाए, उनको शामिल किया जाए, उन्होंने अपने लेख में अभी रिसेंटली लिखा है, और दिल्ली बार काउंसिल ने भी एक लेटर लिखा है और प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री जी आप क्या कर रहे हैं, आप जिला स्तर की न्यायपालिका न्यायिक ढांचे को आप बर्बाद कर देंगे, आप वकीलों को बर्बाद कर देंगे। और यहाँ तक कि ये पी साईनाथ सवाल उठा के बता रहे हैं कि इसमें तो अपीलेट कोर्ट को भी दखल देने का अधिकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नेक नीति की धारा 15 के तहत नेक नीति का आरोप लगाया है कि नेक नीति की बात कही है कि उनको ये माना जाए कि जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो नेक नीयत से कर रहे हैं। तो ये इस तरीके के ये इस बदलाव को किस रूप से आप देख रहे हैं? देखिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से इसमें जा रहा हूँ। इसमें तो 3 तकनीकी विषय हैं जिसपे अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया आपको, मैं उस टेक्निकल पॉइंट पे जा रहा हूँ जहां पे मामला फंसता है, जहां मामला फंसेगा। जैसे क्या है कि लैंड एक्विजिशन हुआ किसी उत्पादन के लिए, सपोज कि मान लीजिए कि गेहूं की जरूरत है या आलू की जरूरत है या फिर किसी और फसल की जरूरत है, और बहुत बड़े लैंड पर वो पर्टिकुलर चीज उगाई गई। अगर किसानों ने वो सारा कुछ उगाया, आप हम सब जानते हैं कि मार्जिनल किसान कैसे काम करते हैं, एक बड़े हिस्से में गेहूं उगाते हैं और छोटे छोटे हिस्से में दूसरी क्रॉप्स उगाते हैं जिसमें खासकर सब्जी और ये सब भरे होते हैं। लेकिन जैसे ही ये सूटकेस फार्मिंग का विषय आएगा, मैं सीधे अमेरिका की ओर आपको दिखा दूं कि सैकड़ों एकड़ जमीन में एक ही तरह की क्रॉप उगती है, उसमें कुछ और नहीं उगता। उस देश की विशेषता यह है कि अगर सब्जी की कमी एक क्षेत्र में है तो दूसरी क्षेत्र से वो सब्जी पहुंच सकती है। हमारे देश की समस्या यह है कि मार्जिनल किसान
वो गेहूं उगाएगा, वो चावल उगाएगा, वो सब्जी भी उगाएगा। और जिस दिन ये चीज नहीं उगेगी उस दिन उसको सब्जी बाहर से खरीदनी पड़ेगी। और वो सब्जी कहां से खरीदेगा? वॉलमार्ट से खरीदेगा, वो सब्जी रिलायंस से खरीदेगा। और अगर वो 10 रुपए का गेहूं बेच करके 100 रुपए की सब्जी खरीदेगा तो फिर खाएगा क्या? सीधी सी बात है इसमें। अगर ये कोई कह रहा है कि मार्जिनल किसानों को नुकसान नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एकदम दिखा रहा हूं कि मार्जिनल किसान नौकरी पे उतर आएगा, मजदूरी पे उतर आएगा और खत्म हो जाएगा, सीधे सपाट तरीके। सही बात है। हाँ हरिकेश भाई, आप सही बात कर रहे हैं। आज भी स्थिति ये है कि किसी भी किसान परिवार से 1 या 2 सदस्यों को नौकरी करनी मजबूरी होती है। हाँ, करनी पड़ती है। क्षमा कीजिएगा, हाँ करनी पड़ती है, क्योंकि कैश क्रंच हो जाता है। जहाँ पर आपने अमेरिका का उदाहरण दिया, मैं राजा जी के पास चलना चाहूंगा। राजा जी अभी खुद अमेरिका में पिछले 3-4 माह से रहे हैं, और वहाँ उनको जिस तरीके से पंजाब में कृषि को लेकर जानकारी है, वैसे वहाँ की स्थितियों को लेकर के अगर वो हमें अपने अनुभव या अपने जो वहाँ पे लोगों नहीं, मैं बिल्कुल इसीलिए मैंने हाथ खड़ा किया था उत्कर्ष भाई की बात जब अमेरिका की हुई, तो मैंने वहां पे देखा, बिल्कुल सही बात है। जो अमेरिका में खेती हो रही है 100 एकड़ नहीं, हजारों एकड़ में एक ही चीज हो रही है, और वो एक ही किसान की प्रॉपर्टी है। वहां पे जो हमारा मार्जिनल किसान, मार्जिनल नाम तो दे दिया, लेकिन हमारा तो मार्जिनल किसान के पास वही है, 2 बीघा जमीन, 3 बीघा जमीन। ये 70% फार्मर पॉपुलेशन का ये हाल है। और जो बड़े बड़े किसान है वो तो 5% में नहीं आते हैं। तो अल्टीमेटली वो भिखारी बनने वाला काम हो जाएगा। मजदूरी कितनी रह जाएगी, कितना लेबर का वो मौके रह जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो देश को भिखारी बनाने का इनका अपना लहजा है। और जहां दूसरी बात वो एसडीएम की कर रहे थे, मैं उसका भी आपको पर्सनल अनुभव बताता हूं। मेरे अपने दोस्त हैं, अफसर लगे हुए हैं यही पंजाब में, एसडीएम है। तो उन्होंने, ईमानदार है, थोड़ा ज्यादा ईमानदार है, तो लोगों की सेवा करने लगा। तो हुआ क्या कि उसके जितने हुक्म थे वो सारे रद्द कर दिए लोकल विधायक ने, वो मंत्री भी है, तो अपने पीए बिठा दिए। अब एसडीएम तो बैठा है अपनी चेयर पे, लेकिन उसके दाएं बाएं मंत्री के पीए बैठे हैं। कोई एप्लीकेशन लेके आता है तो वो डील करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। एसडीएम सिर्फ दस्तखत करने वाली मशीन बन के रह गया। मतलब वहां पे जब अडानी अंबानी जाएंगे वो एसडीएम के पास नहीं जाएंगे, वो पॉलिटिशियन के पास ही जाएंगे। वो ऑलरेडी पॉलिटिशियन उनकी कठपुतली है, पॉलिटिशियन तो ऑलरेडी उनके हाथ में है। और जो हमारा सिस्टम है, चाहे वो थाने में प्रहरी लगाना हो, प्रभारी थाना प्रभारी लगाना हो, या शहर में एसडीएम लगाना हो, जिले में डीसी लगाना हो। और पंजाब में तो ये है कि अगर पुलिस जिला में एसएसपी लगना है तो उसकी भी बोली लगती है। मोहाली में एसएसपी लगा 3 करोड़, लुधियाना में एसएसपी लगा 8 करोड़, जलंधर एनआरआई बैठा है वहां थोड़ा और महंगा। ये तो हाल है, और यही हाल पूरे देश में चल रहा है, ये सिर्फ पंजाब का हाल नहीं है। हरकेश भाई कुछ बोल रहे हैं? एसएसपी 2 करोड़ में लगता है। हाँ बिल्कुल, दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर का भाव लगता है, ऐसा भाव लगता है। तो ये बात तो इन हालातों में हम कहाँ सोच सकते हैं कि ये बिल किसानों के भले के लिए है? ये तो उनको लूटने के लिए है। और उसमें ये चीज ना होना कि आप कचहरी जा ही नहीं सकते, और अगर वो कचहरी अगर चले भी गए तो वो सुदर्शन फाकर का एक शेर है, जगजीत सिंह ने गजल में गाया था कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। वो तो कातिल और मुंसिफ तो एक हो गए। किसान को तो मरना है, किसी भी सूरत में कर लो, ये तो उसको मारने में लगे हैं। और अमेरिका में इसीलिए इतना, जो हमारे किसान भाई वहां पे गए हैं, किसी भी कोने में इंडियंस गए हैं, वो किसानों की सपोर्ट सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको एग्रीकल्चर का तजुर्बा है। उनको पता कि हैंड टू माउथ तो बड़ी मुश्किल से चल रहा है, और वो बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। अभी परसों एमपी में थे प्रधानमंत्री, जहां करते हैं, हमने 16,000 करोड़ पैसा बांट दिया, किसानों को बांट दिया। लेकिन आप उसको जब इकाई में लेके आएंगे, वो तो 4570 रुपये बन रहे हैं, एक परिवार को गए हैं, एक आदमी को नहीं, एक परिवार को 4570 रुपये। तो ये सच्चाई है इनके, जो वायदे हैं, जो इनकी विजन है इंडिया का लेके। ये तो नकल करना जानते हैं कि ट्रंप के देश में ये चल रहा है, बेकर के देश में ये चल रहा है, वो लागू कर दो। अरे इंडिया एक दिन में बर्तानिया नहीं बन जाएगा। ये बहुत सही बात है। इनको जब भी ये फॉरेन टूर पे जाते हैं, वहां से जो देख कर आते हैं, अपने देश की परिस्थिति के अकॉर्डिंग वो हो या ना हो, उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। नोटबंदी आर्थिक व्यवस्था की सबसे बड़ी कठिनाई मानी जाती है। ये माना जाता है कि जब अर्थव्यवस्था को संभालने का कोई भी रास्ता ना मिले तो नोटबंदी की जाती है। इन्होंने आते ही नोटबंदी कर डाली,
और नोटबंदी करके क्या करते हैं, ये फॉरेन भाग गए। जीएसटी इन्होंने लागू की, फॉरेन भाग गए। यहां पर इन्होंने एग्रीकल्चर बिल लाया तो देश भर में घूम रहे हैं, किसानों के पास नहीं जाना है। तो व्यवस्था में ये ऐसा परसेप्शन ही ला दिए हैं कि ये केवल लागू लागू और लागू करेंगे, इससे कोई मतलब नहीं कि कितने लोग उससे हलाक हो रहे हैं और कितने लोग उससे त्राहिमाम कर रहे हैं। जी, जी। वही जब नहीं, आपने सही 370 300 अंशुमन भाई, वही आगे कर रहा हूं मैं उत्कर्ष भाई की बात, कि जब ये शुरू में 370 लेके आए, कश्मीर में फौज लगा दी। हरिकेश जी, हाँ जी, हाँ, तो इन्होंने फौज लगा दी, हर हर घर के बाहर 2 फौजी 4 फौजी खड़े हैं। तो फौज पे कितना खर्चा हुआ ये तो कभी गिनती में नहीं आएगा, लेकिन उन लोगों को कैसे ह्यूमन राइट से वायलेशन देके एक कैदी बना के रखा गया, समझ वो आज तक किसी भी इंडियन के नहीं आया। उसके बाद जीएसटी आई, फिर ये आपका डिमोनेटाइजेशन आई, अब वही फॉर्म बिल्स आ गए। राजा जी, समय थोड़ा विपरीत ये है। इनका आंदोलन में, किसान आंदोलन के समय मानवाधिकार की बातें या दूसरे मुद्दे उठाने का मतलब इसको राजनीतिक होने का आरोप लगाया जाएगा। मैं यहाँ पर आपको नहीं, वो आरोप राजनीति का, वो राजनीतिक आरोप कमल के तरफ ही जाएगा, वो किसी और पार्टी की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि ये मसला भी उन्होंने पैदा किया है। ये मसला पैदा किया गया है, ये मसला था नहीं। जी, जी, ये बताइए, आपसे ये बात मैं पूछना भी चाह रहा हूँ, राजनीतिक पक्ष, ये कौन सी राजनीतिक समझदारी है कि जम्मू कश्मीर से लेके पंजाब हरियाणा तक ये अपनी जमीन, अपनी खाई खुद खोदी जा रही है? क्योंकि देखिए, कुछ भी हो, सिख समुदाय ने, शिरोमणि अकाली दल ने इतने वर्षों तक अनथक रूप से और बिल्कुल कहना चाहिए एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन का साथ दिया और खड़े रहे, और वहां पर आज स्थिति ये है कि कैसी राजनीतिक बुनियाद डाल रही है बीजेपी कि खुद शिरोमणि अकाली दल या बादल की राजनीतिक जड़ों में मट्ठा डाल दिया गया है। तो क्या ये आखिर क्या है इसके पीछे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने की वजह से क्या पंजाब हरियाणा की, हिमाचल की जो राजनीतिक भूमि है उसको छोड़ने को तैयार है बीजेपी? क्या आखिर क्या सोच है इसमें, ये बता सकते हैं आप? नहीं, इसके दो धारा है, इसमें 2 धाराएं हैं। ये तो बात आप भूल ही जाइए, कतई ये हो ही नहीं सकता कि कुछ भी मोदी करे, कुछ भी वो भाजपा करे, उसमें अडानी और अंबानी का फायदा ना हो। ये तो डिफॉल्ट में लगा हुआ है कि कुछ भी करेंगे वो चीज तो पहले आके बैठेंगे, वो तो बाय डिफॉल्ट जैसे मोबाइल में होता है ना, वो है। दूसरा, ये एक हमारा जब हम राजनीति पढ़ते हैं तो आता है कि सरकार जब दूसरी बार आ जाए और बड़े मतलब मजबूत होके आए, तो वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े फैसले लेती है जो लोगों के हित में होते हैं। जैसे मतलब हमारे देश में तो आज तक, चाहे वो कांग्रेस रही है 2 बार, चाहे ये आ गए हैं, ऐसा फैसला तो कभी नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इन्होंने अपने लिए बड़े बड़े फैसले लिए हैं। तो एक समुदाय को खुश करने के लिए, आप पोलराइजेशन करने के लिए, तो ये माइनॉरिटीज को दबाना, उस चीज में आके ये पकड़ते हैं। तो इनको यही था कि ये जो एमएसपी का सिस्टम चल रहा है, ये पंजाब हरियाणा में चल रहा है, तो इसमें मैक्सिमम दुखी जो होंगे वो पंजाब हरियाणा के किसान होंगे, सिख हो जाएंगे। तो इसमें भी वो पोलराइजेशन है, जैसे इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने 84 में की थी, एक समुदाय को खुश करने के लिए दूसरे समुदाय को मारो। तो ये मारने का इन्होंने तरीका एक और निकाला है। लेकिन इस हमले को भी मैं डॉक्टर साहब की बात से, वो जो बता रहे थे कि जैसे जलियांवाले बाग में निहत्थे लोगों को जनरल डायर ने मारा था, ये भी वर्चुअल किलिंग है, इसको हम उससे कम नहीं आंक सकते। ये जो लोग शहीद हो गए, 32 लोग धरना देते देते, तो ये वो जलियांवाले बाग के शहीदों के बराबर के शहीद हैं। और यही शहादत आगे जाके नींव बनेगी भारतवर्ष में बड़ा बदलाव लाने के लिए। इससे कम कभी हुआ नहीं। नींव में जब तक खून नहीं जाएगा, नींव तगड़ी नहीं होगी और बदलाव भी उतना बड़ा नहीं होगा। ये सारी की सारी राजनीति हो रही है। राजनीति, राजा जी, आप बहुत बड़ी बदलाव की दिशा की ओर आप संकेत दे रहे हैं, क्योंकि ये किसान आंदोलन के बहाने जिस तरीके से देश में एक देश का हर वर्ग इससे जुड़ रहा है, मध्यम वर्ग भी जुड़ रहा है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी मार तो मध्यम वर्ग को पड़नी है। लेकिन यहाँ पर एक बात का जवाब जो हरिकेश जी ने भी कही, और आपने डिफॉल्ट में अडानी अंबानी का नाम लिया या हरिकेश जी ने विदेश यात्रा का नाम लिया, तो मुझे यहाँ एक आरटीआई के बारे में बताना उपयुक्त जान पड़ रहा है, जिसमें पीएमओ ने खुद कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने 2019 तक 141 यात्राएं की
विदेश यात्राएं की और 152 देश घूमे उन विदेश यात्राओं में, 165 दिन बाहर रहे, 355 या 355 करोड़ के आसपास उनका खर्च हुआ और इस दौरान 18 से ज्यादा एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें से 15 तो अडानी जी के लिए हुए हैं और 13 अडानी जी के लिए हुए और 5 अनिल भाई के लिए हुए। गौतम भाई और अनिल भाई साथ में मनोरंजन के लिए जाते ही हैं, दोनों छोटे भाई मोटे भाई के साथ जाते हैं। तो वहां पर और वो ज्यादातर जो डील हुई है वो भी बड़ी मजेदार है। यहाँ पर चूंकि प्रसंग छिड़ गया तो बता दूं कि वो डिफेंस से संबंधित डील है। तो मतलब एक तरफ राष्ट्रवाद का भी खेल होता है, दूसरी तरफ हथियारों के खरीद में भी मोटा भाई छोटा भाई चलता है। तो ये देश की राजनीति का और इसी के तहत अभी तक सिखों को इन्होंने धर्म की राजनीति से बांध रखा था और ये सोच रहे हैं कि अभी भी पगड़ी लगा करके पंजाब में किसानों के बीच में बैठ जाएंगे, रकाबगंज चले जाएंगे तो वो आर्थिक और दाल रोटी से जुड़े हुए मुद्दों को उनकी नजर से हटा देंगे। मतलब ये मूर्ख समझते हैं। तो ये है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात जो आपने कही, जो मैं डॉक्टर साहब आरपी सिंह साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर में क्या क्या इसका आउटकम क्या है? क्योंकि सरकार संशोधन अब ये कानून वापस लेने की स्थिति में है नहीं और मैं एक नीति निर्धारक के रूप में, एक पॉलिसी मेकर के रूप में, जैसा कि कहा जा रहा है कि एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये जो भी है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस या मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कहा गया है, तो इसको लेकर के क्या हो? क्या 5 साल की गारंटी सरकार दे दे, तो क्या सिनेरियो चेंज हो जाएगा? या सरकार और कौन से विकल्प ऐसे ला करके किसानों के आँखों में पट्टी बाँधने की, आँखों में धूल झोंकने की कोशिश कर सकती है ना? तो वो क्या या लेकिन उनसे निदान निकलेगा भी कि नहीं? ये मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, क्या सरकार के पास विकल्प क्या और सही तरीका क्या हो? है ना? क्या तीनों कानून रद्द करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है? ये डॉक्टर साहब से पूछना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो भी कहा है कि कैन यू नॉट कीप इट इन अबियान्स फॉर अ सर्टेन पीरियड। तो एक बहुत बढ़िया सुझाव सुप्रीम कोर्ट ने इनको दिया है और बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जो इम्प्लीमेंट तुरंत नहीं होते। वो ठीक कानून बन गए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो अभियान्स में अगर डाल दें, उस पर न कुछ करें और फिर जितना सुधार हो सकता है इसमें वो करते जाएं। भाई ये डिक्लेयर कर दें कि विल नॉट इम्प्लीमेंट दिस एक्ट फॉर सर्टेन पीरियड, जो भी साल 2 साल जो भी करना चाहे। अगर ऐसा भी कुछ कर देते हैं तो शायद, मैं वैसे तो नहीं, मेरा अंदाज है कि शायद किसान इस बात पर एग्री कर जाएंगे, ठीक है 3 साल के लिए हम रोक देते हैं, 2 साल के रोक देते हैं और इस पीरियड में जितना सुधार हो सकता है बैठ के हम लोग इसको सॉर्ट आउट करके फिर धीरे धीरे करेंगे। तो संभवतः हो सकता है। दूसरा एक विकल्प ये भी हो सकता है कि एमएसपी को अगर एक कानूनी बना दें, कानूनी जामा पहना दें, तो शायद हो सकता है किसान उस पर भी संतुष्ट हो जाए कि हमारा प्रोड्यूस कम से कम जो एमएसपी डिक्लेयर होगी, न बाहर उससे कम बिकेगा, न भी मंडी में न प्राइवेट वाला ले पाएगा, न कोई ले पाएगा, हम बेच लेंगे। और इसके बाद सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन द मीन टाइम जितना भी जरूरत है वो डेवलप कर सकते हैं। ये तो देश हित में सोचने की बात है। क्योंकि ये बहुत जिसको कहेंगे मद हो गया ये सरकार को, ये सुनने को तैयार इसलिए नहीं हो रहे हैं। तो भाई तुम्हें इसी जनता ने चुन के भेजा है, तो इसलिए नहीं भेजा है कि तुम जनता को ही तबाह कर दो। अब वो समझ में इनके नहीं आ रहा है क्योंकि इनको बहुत ज्यादा मद हो गया है अपने पावर का, उसका कि हम तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में हैं, जो चाहेंगे सो करेंगे। अलावा इसके पार्टी में जितने भी इनके सांसद हैं, किसी में हिम्मत नहीं है जो इनसे बात कर सके, क्या सके। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कांग्रेस बड़ी सबसे पावरफुल तो इंदिरा और आपके जवाहरलाल रहे, लेकिन उनके जमाने में भी लोग अपोजिशन कर देते थे। इनके जमाने में तो कोई किसी की बस की नहीं है जो अपोजिशन बोल दे। अपोजिशन का नहीं मतलब है, लेकिन सही बात भी कह दे। तो ये समस्या सबसे बड़ी हो गई है। हाँ, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को ही अडॉप्ट कर ले कि कुछ दिन के लिए अभियान में डिक्लेयर कर दे कि हम नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे या हम फोर्स नहीं करेंगे, जितना सुधार हो सकता है उसमें करेंगे। अब जैसे मेरा कहना है कि 7,000 करीब मंडियां हैं देश में, ये एपीएमसी एक्ट में, उन 7,000 को ही बहुत स्ट्रेंथन कर दें, कुछ एडिशनल खोल दें इस पीरियड में,
बहुत सारी समस्याएं सॉल्व होती रहेंगी। आप प्राइवेट को भी दीजिए, कहाँ कहाँ मना है? ऐसा कहीं लिखित तो है नहीं कि नहीं बेच सकता किसान बाहर। और जितना भी एवेन्यूज है खोल दीजिए, अनायास उसको प्रोपेगेट कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारे पंजाब के इन किसानों को, जो रियली देश को उन्होंने अन्न से पूर्ण किया है, और हरित क्रांति का स्टार्ट पंजाब से ही हुआ है। अगर वास्तव में देखा जाए तो क्या क्या इन्होंने किस किस उससे नहीं नवाजा कि आतंकी है, फलाने हैं, डिगाने हैं और खालिस्तानी है, क्या है। ये तो जब देखे कि अब उल्टा पड़ गया है तब नीचे आए हैं। थोड़ा अब नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसमें बाज नहीं आए बोलने से, और इनके सारे मंत्री बोले, कैबिनेट रैंक के मंत्री बोले। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं, यहाँ हरिकेश जी से एक चीज मैं पूछना चाहूंगा। हरिकेश जी, क्या संघ परिवार अपनी छवि खराब होने की कीमत पर भी इसमें समर्थन कर रहा है? ये पहला मौका है। कभी दत्तोपंत ठेंगड़ी साहब होते थे तो जो उनका बीएमएस संगठन है, वो सरकार की नीतियों का या कहना चाहिए पूंजीवादी नीतियों का विरोध करता रहा है। अब दूसरे अश्विनी महाजन जी है, दूसरे लोग हैं, पता नहीं शाब्दिक रूप से विरोध करते तो दिखते हैं, लेकिन उन्होंने आंदोलन से अपने को बाहर रखा है। वो इधर भी हैं और उधर भी हैं, जिसकी वजह से संघ को दशानन कहा भी जाता है कि हर मुख अलग बात कहता है। लेकिन ये राजनीतिक दूरदर्शिता के खिलाफ भी तो है। फिर देखिए, आप जब इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं तो कुछ कदम ऐसे लगातार लेने होंगे ना, जो जिनसे जनता के मन में आपके प्रति विश्वास और बढ़ता जाए। आप तो अविश्वास बढ़ाने वाले काम करते जा रहे हो। आप तो कांग्रेस का शुद्धिकरण कर रहे हो, है ना, उनके बुरे लोगों को लेकर के है। फिर उनके प्रति विश्वास बढ़ रहा, आपके प्रति अविश्वास बढ़ रहा। तो ये क्या मोहन भागवत जी जिस पृष्ठभूमि के हैं, वहाँ दो धाराएं हैं जैसा आप जानते होंगे, सावरकर जी की और गुरु जी की। तो क्या स्थिति है, क्या है माजरा, क्या है ये आप मैं बताएंगे थोड़ा सा? अंशुमान साहब, मैं ये जो कहने जा रहा हूँ वो सुनिएगा, समझ करके देखिएगा कि छवि खराब करने वाली बात पर तो संघ अगर विचार कर रहा होता तो गोडसे ने गांधी की हत्या नहीं की होती। छवि खराब करने की अगर बात कह रहे हैं आप, तो उस विचार पर तो ये कभी थे ही। आरएसएस की जो मेन भूमिका है वो ये है कि हिंदू राष्ट्र अगर निर्माण करना है तो हिंदू, एक चीज तो मैं जरूर मानूंगा कि आरएसएस के जो काम करने वाले लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो हैं बड़े कर्मठ। वो आप देखेंगे कि हरकारा लगाने सुबह निकलते हैं, सबको बुलाएंगे कि आइए चलते हैं शाखा में। अगर 4 लोग नहीं भी जा रहे हैं और वो वहां पहुंचते हैं कि ग्राउंड में देखते हैं सिर्फ 3 ही लोग हैं, पर वो शिद्दत के साथ वहां झंडारोहण करेंगे, वो चीजें वहां पर करी, हाँ बिल्कुल करेंगे, उसमें आप रोक नहीं पाएंगे पूरे 365 दिन तक। तो ये उनकी काबिलियत है, और इस काबिलियत में बाकी पार्टियां जो अपने देश की लीडरशिप में है वो फेल हो रही हैं। अगर वो सामने नहीं आएंगी, मुखर रूप से नहीं आएंगी, तो इनको भय नहीं होगा, ऐसे ही एक तरफा जीत इनकी होती रहेगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी है, वो इस समय पिछले 7 सालों पर विजय रथ पे सवार है, निश्चित तौर पर विजय रथ पे सवार है, और ये कहीं ना कहीं आपको रावण बना देता है। ये भी मैं बोल दे रहा हूं कि ये रावण बना देता है, और रावण का वध श्री राम करते हैं, तो राम को आपको पैदा करना होगा। राम हर युग में पैदा नहीं होते, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा अमूल चूल कुछ लाना होगा, तभी ये कहीं पार्टी को कुछ नुकसान पहुंचाने की स्थिति में आएंगे। था जो हालात है पूरे देश में, एक परसेप्शन जो लगातार तैयार किया जा रहा है टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, वो धीरे धीरे बैठता जा रहा है, दिमाग में बैठता जा रहा है कि हम सुरक्षित होंगे। इसका 2 फाक है, 100 करोड़ लोगों में 20 करोड़ और 80 करोड़। 80 करोड़ में अगर 70 करोड़ भी आपके साथ हैं और आपको वोट दे रहे हैं, तो उन 10 करोड़ का कोई मायने नहीं रखता कोई, और 20 करोड़ तो बेकार हो ही रहे हैं। संसद का निर्माण आखिर सोचिए, संसद भवन का निर्माण इस क्राइसिस में जरूरत है क्या? कहीं से कोई जरूरत है कि संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है? सवाल उठता है ना। दूसरी बात है, उसका स्वरूप आप विदिशा से लेकर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन आप दूसरी नहीं तो नहीं, कर रहे हैं। विदिशा का नहीं है, विदिशा का नहीं है, वो सांची नहीं है। वो बेकर की डिजाइन, जो दूसरी डिजाइन थी, उसका कॉपी है। 6-7 दिन के अंदर हरियाणा, वो गुजरात की कंपनी एचसीपी है,
जो हाँ। मोदी जी के पसंदीदा आर्किटेक्ट कंपनी है जिसने रिवर फ्रंट बनाया था अहमदाबाद का, उसको एक काम दिया गया तमाम दूसरी आर्किटेक्चर कंपनी को दरकिनार करके। तो वहां भी एक तरीके से फेवरेटिज्म का आरोप लग रहा है, फिर उसी तरीके का माहौल है। और वो 20,000 करोड़ 22,000 करोड़ रुपए में एक नया आलीशान प्रधानमंत्री आवास बनेगा। हम चिंता अब अमित शाह जी को करना चाहिए जो हाफ प्राइम मिनिस्टर है इस देश के, वो फुल बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे फुल प्राइम मिनिस्टर। मुझे तो लग रहा है कि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय फकीर हैं वो दोबारा मन बना रहे हैं 2024 में काबिज होने की। खैर, मैं यहाँ पे राजा साहब से पूछना चाहूंगा, राजा साहब अब ये जो धर्म की राजनीति और ये जिस तरीके की राजनीति थी, अब पंजाब हरियाणा में किस तरीके का रुख लेगी? देश में तो करवट ले रही है और पंजाब और हरियाणा ने कैटलिस्ट की भूमिका अदा की, जैसे डॉक्टर साहब भी मान रहे हैं और इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। और हरिकेश जी के शब्दों को अगर ध्यान से सुना जाए तो वो कह रहे हैं कि अब जो राम पैदा होंगे वो हलधर किसान के रूप में होंगे, और ऐसा ही नजर भी आ रहा है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि एक सीमा होती है किसी भी आंदोलन के आगे बढ़ने की? क्या सस्टेनेबिलिटी होगी इस आंदोलन की? क्या इसको तोड़ा नहीं जा सकेगा? क्या किसी भी किसान नेताओं के बीच में मतभेद नहीं पैदा किए जा सकेंगे जो अभी से बीच में कुछ दिखाई देने लगे थे? अभी कोशिश तो किया गया था, पर वो कोशिश जो थी 2 ही दिन में खुल गई कि वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जो किसान होते हैं गांव में ना, हरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं को वो स्पेशली पैसा दे करके 2 दिन के लिए ले आए थे। और यही इंदिरापुरम जहां हम लोग रहते हैं, यही इंदिरापुरम के रामलीला ग्राउंड में उनको इकट्ठा किया गया, पर वो 2 ही दिन में मैदान छोड़ के भाग गए। इस ठंड में जो अपने तन मन धन और पूरी तरीके से शक्ति तरीके से नहीं उतरेगा इस युद्ध में, वो छोड़ ही देगा मैदान, और ये पंजाब ने कर दिखाया है। मैं यहाँ पर राजा जी ये जो बात है ना अंशुमन जी, मैं बताता हूँ आपको, 2 चीजें हैं। किसानों की ठीक है, बहुत ज्यादा एसोसिएशंस बनी है, लेकिन वो अभी बहुत एक है, उनको तोड़ने की बहुत कोशिशें हो चुकी हैं, नाकाम कोशिशें। मतलब अभी वो लोग प्रधान बन के भी बैठ गए थे कि वो मिलके भी आए थे अमित शाह से, तोमर से भी मिलके आए कि तो बहुत अच्छे बिल है, लेकिन जब उनको 24 घंटे के अंदर अंदर कुछ मीडिया हाउसेस ने ग्रिल किया, उनके पास उत्तर ही नहीं थे प्रश्नों के, मतलब जो बेसिक सवालों के उत्तर है वो भी नहीं थे उनके पास कि अच्छा क्या लगा आपको इस बिल में, क्या अच्छा लगा। तो वो यही बोलते नजर आए कि ठीक है, अगर इसमें कुछ बुरा है तो उसको चेंज कर दो, बाकी रख लो। तो पता उनका भांडा बड़ी जल्दी फूट गया था कि ये नौटंकी लेके आए हैं, मीरजादे आए हैं वो दरबार में, मीरजादे लाए गए थे पकड़ के, और मीरजादे बड़ी जल्दी पछाड़े गए। एकता जो किसानों की है और जो उनका काम करने का तरीका है, मतलब गांव में एक छोटा हमारा इकाई है, उसका जो फंडिंग का रेजिंग का जो तरीका है, हर घर को हर सड़क को कितने पैसे आने हैं, महीने के आने हैं, हफ्ते के आने हैं। और अब तो जो हर घर से 4 एनआरआई बैठे हैं, अब तो वो पहले जो 500 रुपया एक घर को आता था, वो अगर 5 लाख भी आ जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, पैसा आ रहा है बाहर से और एनआरआई भेज रहे हैं। और साथ में जो आड़तिया लॉबी है, वो क्या था पहले जो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तब जो आड़तिया था, वो जो फिल्मों वाले थे ना, मुनीम जी और ठाकुर जी वाले थे, जो ठाकुर ने बोल दिया मुनीम जी, अब वो लोग नहीं है इस खेती में, धान की चावल की खेती में वो लोग जा चुके हैं, वो सब्जियों में चले गए हैं, वो फलों में चले गए। अब ये खुद जो किसान है वो खुद ही आड़तिया बन गया है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर हो गया था उसको समझ आई कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, तो उसने जब एपीएमसी जब मंडियां बनी तो दुकानें ले ली, वहीं अपना लगा लिया, तो अपने भाइयों के फायदे के लिए वो ये काम शुरू हो गया। आड़ती भी किसान ही है, ये कोई लॉबी जो कह रहे हैं कि बिचौलिया है, वो अब बिचौलिया नहीं है। बिचौलिया इस बड़े बिजनेस से जो चावल धान का जो जिसको ग्रेन का कहते हैं, इससे वो चला गया। ये किसान ही आड़तिया है, किसान ही खुद उगाता है, और जो इसको फंड आना है, और ठंड की तो बात आप मत ही कीजिए। गुरु गोविंद सिंह ने तो कॉन्सेप्ट दिया था कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं, तो वो तो पूरा करके गए हैं। जो आप सुनते हैं आज भी, आप किसी ऐसे बंदे के सामने ये बात कर दीजिए जिसको हमारी भारत की संस्कृति के बारे में कोई इल्म नहीं है, तो वो कहेगा कि ये क्या बात है कि एक बंदा 1.25 लाख से कैसे लड़ सकता है। एक्चुअली वो तो स्पिरिट है, किस लेवल कितनी हाइट पे जा सकती है, और वो स्पिरिट उन लोगों में है।
वो जो किसान पंजाब से गया है, वो जो किसान हरियाणा से गया है, वो जो किसान राजस्थान से आया है, वो जो मध्य प्रदेश से आया, तो केरला से भी आ गए हैं वहां पे, यूपी बिहार वाले। क्योंकि अगर ये लोग पीछे जाते हैं, अब वो मामला ये नहीं है कि किसान टूटता है, अब किसान जथेबंदियों का ज्यादा होना यहाँ पे अंशुमन जी पॉजिटिव है। क्योंकि अगर कोई 2 किसान जथेबंदियां भागती हैं, राजनाथ सिंह के साथ वो मीटिंग करके उसने बोल दिया था कि हम टोल खोल रहे हैं, जो यूपी का प्रधान था किसान यूनियन का, तो उसके जो छोटे ओहदेदार थे उन्होंने उसको गद्दार घोषित कर दिया था और उसी के खिलाफ अनशन शुरू हो गया था। अब बात मूछ की सिर्फ मोदी के लिए नहीं रही है, अब बात मूछ की किसान जथेबंदियों के लिए भी इस लड़ाई को जीतने की है और एक दूसरे का सहयोग करने की है। अब बहुत सिचुएशन है वो, अब पहले ऐसा इतिहास में ऐसी घटना नहीं घटी। वो जो राम जी को दोबारा लाने की बात है ना, अब राम जी अकेले तो नहीं आएंगे, अब वो पूरी संगत की शक्ल में आएंगे राम जी, और संगत की शक्ल में राम जी आके बैठ चुके हैं और रावण भी आइडेंटिफाई हो चुका है और उसकी जो जान भेदी है वो भी समझ में आ चुकी है कि इसकी जान अंबानी और अडानी के गोडाउनों में और तेल में फंसी है, तो उसका तो नुकसान हो रहा है, वो रावण का खत्म हो रहा है रावण, तो लंका गिर रही है आहिस्ता आहिस्ता। जब लंका गिर जाएगी तो ऑब्वियस है कि इस बार रावण की फिजिकल हत्या तो नहीं होनी है, रावण की वर्चुअल हत्या होनी है। जो मस्तिष्क में रावण बैठ गया है, जो मस्तिष्क में बड़ा रावण है, रावण के साथ साथ मैं तो कहूंगा कि वो जो ज्यादा सोता था, 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, कुंभकर्ण, वो करेक्टर भी मोदी जी ही प्ले कर रहे हैं कि ये 6 महीने देश के बाहर होते हैं, वो सोए हुए होते हैं, 6 महीने देश के अंदर होते हैं तब भी ये लूटते हैं। तो कुंभकर्ण भी ऐसे ही खाता था, लोगों को खा जाता था। वो ये 2 कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, रावण का भी और कुंभकर्ण का, और संगत अभी राम का शक्ल ले चुकी है। तो अभी ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। साल देखिए, इतनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतनी क्षमता नहीं होती कि आपकी राष्ट्रीय राजधानी के बाहर चारों तरफ से आपको घिरा हुआ है, वर्ल्ड की जो बड़े फाइनेंशियल पावर्स है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, वहां के प्रेसिडेंट्स की, प्राइम मिनिस्टर की आपको कॉल्स आ रही है, ट्वीट्स आ रहे हैं, यूएनओ आपको बोल रहा है कि वो सपोर्ट में खड़े हैं किसानों के, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। आप सिर्फ कोई बिल नहीं लेके आ रहे, आपका बिल एक समुदाय को खत्म करने पे आतुर है। आप पूरी की पूरी किसानी को हिंदुस्तान से खत्म कर देंगे। आप कितने मॉल बना लेंगे, मॉल का कल्चर खत्म हो गया हिंदुस्तान में, आया और पता भी नहीं चला। आप कब गए हैं, मैं कब गया हूं, वही हमें छोटी दुकान पे ही जाना है, यही हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। वो आदि काल से चला आ रहा है, उसको आप ऐसे निपटा नहीं सकते। जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया, आपको पॉलिसी लानी होगी। अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन करनी है, एमएसपी नहीं देनी है, तो आपको पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी 3 साल की, 5 साल की। हाँ जी, आप मूंग उगाइए, आप सोयाबीन उगाइए, आपको जितना धान से फायदा होता है, अगर वो नुकसान हो रहा तो उतनी भरपाई हम सैकड़े की करेंगे। आप 45 रुपये वैसे भी तो किसान को दे रहे हैं, तो उसकी कैलकुलेशन नहीं होगी। आप स्वामीनाथन को नहीं लेके आना चाहते तो एक और पॉलिसी लेके आइए, डाइवर्सिफिकेशन की पॉलिसी लेके आइए, किसान उधर भी चला जाएगा। लेकिन उसको समझाइए तो सही, आखिरकार जो किसान जथेबंदी है वो पढ़े लिखे हैं। अब तो आपको पता चल गया कि किसान अंग्रेजी भी बोलता है, किसान हिंदी भी बोलता है, वो पहले वाले अनपढ़ गवार जो कहा जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में दरवेश होता है, जिसको सिर्फ इतना ही था कि हल जोतना है, दाने उगाने हैं, औरों को देने हैं और अपने खाने हैं। वो दरवेश है, वो भगवान का नाम लेके जीता है। लेकिन इन्होंने उसको उस संकल्प में रहने नहीं दिया, उसको बाहर आना पड़ा। अब वो पंजाब में 80% लोग तो आइल्स पास किए घूम रहे हैं, तो आप किसी को भी छेड़ लेंगे अंग्रेजी का तो आपको आराम से खटखट मिल जाएगी। तो ऐसी तो इनको कहीं से सोचना नहीं चाहिए भाजपा को, क्योंकि वो कोई बात सही बात कही है। हरिकेश जी की बात, मैं हरिकेश जी की बात कोट कर रहा हूं कि रावण की बात यहाँ एक बार और आती है, क्योंकि पंजाब में अभी तक भाजपा का राज नहीं रहा। तो अब वो भाजपा चाह रही है कि यहाँ पे भी हमारा परचम लहरा जाए एक बार, और वो परचम लहराने का तरीका इनको ये था कि पहले अकाली दल बादल के साथ निपटता था, तो लेकिन अब अकाली दल बादल भी मजबूरी में, अकाली दल बादल अपने पार्टनर को छोड़ के मजबूरी में गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो मोदी जी से माफी मांग के गया होगा, हमें जाना पड़ रहा है। और जहां तक लोकल कांग्रेस की पॉलिसीज है, जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह देव कर रहा है, वो भी पता चलता है कि वो नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े प्रभाव के नीचे काम कर रहा है। तो अभी काम कौन कर रहा है, ये जो बात सही है कि सारे पॉलिटिशियन अपना अस्तित्व
बचाने के लिए काम कर रहे हैं। वो चाहे अरविंद केजरीवाल है, वो चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह है, वो चाहे प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल उनकी वोटी है, तो वो बातें तो रही नहीं। अब लोग जाग चुके हैं, आक्रोश जाग चुका है, तो लोग अपना हिस्सा मांग रहे हैं, तो वो हिस्सा पूरा मांगेंगे। वो एक खेत एक बाग नहीं मांगेंगे, वो सारी दुनिया मांगेंगे और देनी पड़ेगी। इससे बिना कोई बात होगी नहीं। पॉलिसी लेके आइए और इसको रोल बैक कीजिए। ना तो वो पॉलिसी लेके आए हैं, नोटिफिकेशन जारी करके आपने एक्ट डाल दिए। ये कौन सा तरीका है? ये कभी किसी, ये तो एक नालायक राजनीति का मतलब दूरदर्शन है। ऐसा दर्शन मैं भी राजनीति का विद्यार्थी रहा हूं, ऐसा दर्शन मैंने कभी नहीं पढ़ा। गुरविंदर जी, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि ये सरकार स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट्स के हवाले से ये बताने की बार बार कोशिश करे कि हम तो किसानों का भला कर रहे थे, लेकिन किसान ही मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि रातों रात नहीं आया ये कानून। जब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं फंसती है, तो आखिर में इसके सांसद और मंत्री कहना शुरू कर देते हैं कि यही नीति, यही सारी चीजें तो कांग्रेस करना चाहती थी, वो नहीं कर पाया, हम करके दिखा रहे हैं। तो सवाल ये कि बदलाव तो इसीलिए हुआ था ना, क्योंकि कांग्रेस की वो नीतियों का अगर समर्थन होता तो जनता क्यों बदलती। यहाँ पर डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बार-बार स्वामीनाथन जी को भगवान राम की तरह पेश किया जाने लगा है। वो स्वामीनाथन जी के नाम की राजनीति चल रही है, जबकि उन्होंने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के जो उसको तय करने का पैमाना रखा था, उसका असली पैमाना तो लागू ही नहीं हो रहा है। और कई और महत्वपूर्ण सिफारिशें थी। तो डॉक्टर साहब, आप किस रूप में देखते हैं कि स्वामीनाथन जी का नाम लेना, क्या उन्होंने जो सिफारिशें की हैं उन सिफारिशों को कहीं न कहीं लागू होते देखना चाहते हैं क्या? उन्होंने इसी रूप में सिफारिशें की थी जिस रूप में कानून बना है? नहीं, पहले तो एमएसपी के लिए उन्होंने 3 फार्मूले बताए। हेलो, हाँ, तो ये है कि सुनाई दे रहा आया था प्रॉफिटेबल था किसानों के लिए। या जो ये उन्होंने तो ये कहा था कि C2 + 50%, जिस पर उसमें बहुत सारे कंपोनेंट थे, सारा मिला के कहा, वो उस पर तो नहीं है। अगर वो होगा तो बहुत कास्ट पड़ेगी इनको। ये मना भी कर चुके थे सुप्रीम कोर्ट में कि हम लागू नहीं कर पाएंगे, ये एफिडेविट दे रखा है। तो ये तो झूठ बोलने में माहिर हैं। और कानून भी बनाया दूसरे तरह से। एमएसपी लागू जितना ही दे रहे हैं, किसान उस पर भी मान लेता। अगर ये कानूनी उसको बना दिए होते, कर लेता जिस फार्मूले से दे रहे थे। और तब भी जबकि किसानों को घाटा था, लेकिन उस पर मेरे समझ से बहुत ज्यादा उपद्रव नहीं होता। ये तो बिल्कुल किसानों को मारने में ही तुले हुए हैं। भाई मंडियां खत्म कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में छोटे किसानों को ये बना देंगे बिल्कुल मजदूर, उसके ऊपर वो रह ही नहीं पाएगा। आपके आवश्यक जो स्टोरेज है, पहले ही साइलो फिट बन चुके हैं। अभी कानून बनने से पहले साइलो जो होते हैं, उसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी होती है, बड़े बड़े स्टोरेज हैं। तो ये तो पहले ये पहले से ही प्लानिंग थी कि हमें इस तरह से करना है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, या यूं कहिए कि किसी भी समाज को तोड़ना है, किसान को अगर तोड़ना है, तो पहले इकोनॉमिकली इतना पुअर कर दो कि वो बिल्कुल खत्म हो जाए। इकोनॉमिक तोड़ तो बहुत तगड़ी होती है ना। इकोनॉमिकली इन्होंने तोड़ने की कोशिश पूरी कर ली है, और उसमें अपने कारपोरेट हाउसेस को उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया अपने सामने। भाई जिन्होंने तो सारा ही बेच दिया, यहाँ का रेलवे बेचा, ये हवाई जहाज, आपके अड्डे बेच दिए, कितने चीजें बेच दिया इन्होंने। सारा कुछ तो प्राइवेटाइजेशन में, फायदा तो कहीं हुआ नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। एक खेती को भी इन्होंने लास्ट में ले लिया। स्वामीनाथन एक बड़ा नाम है, इतना बड़ा वो बैठा, जिसमें कांग्रेस के रेजिम में भी ऑफ कोर्स वो पूरा नहीं कर पाए, वो नहीं कर पा रहे थे। और इन्होंने जबरदस्ती झूठ बोल करके आपका जो एमएसपी है उस रेट पर नहीं है, और जो डिक्लेयर करते हैं देने के तो गेहूं और धान में ही दे रहे हैं।
और गेहूं भी बीच में हेलो जी जी। बीच में हाँ उनको पूरा रेट मिल नहीं रहा है, डिक्लेयर तो कर दे रहे हैं लेकिन वो भी मिल नहीं रहा पूरा। तो वो व्यवस्था बनानी थी। हमारा ये कहना है कि जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, अगर इस पर अमल करते, पूरा न दे पाते तो भी किसानों को ये इंश्योर कर देते कि इससे कम नहीं मिलेगा। जी। तो एक शायद यहाँ पर डॉक्टर साहब और चर्चा करना चाह रहा था कि बहुत से किसान अब धान और गेहूं की फसल से हटके वेजिटेबल की तरफ जा रहे हैं, जबकि उसमें घाटे का सौदा है, वो लाभ उतना नहीं है जितना इन अनाज में है। हाँ, लेकिन एमएसपी पे खरीद न होने की वजह से दूसरे राज्यों में या पंजाब में भी वेजिटेबल की तरफ या राजस्थान में देख लीजिए, हाँ। सब्जियों की खेती या हॉर्टिकल्चर की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। ऐसा क्यों है? ये इसको, इस बदलाव को किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए ये जो आपकी वेजिटेबल और फ्रूट्स है, ऑफ कोर्स इसमें प्रॉफिटेबिलिटी तो है, इन्वॉल्वमेंट बहुत है, इसमें दो राय नहीं, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। धान गेहूं तो ऐसा है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं है, और फ्रूट्स में भी नहीं है उतना इन्वॉल्वमेंट, लेकिन वेजिटेबल्स में इन्वॉल्वमेंट बहुत है। फिर भी नेचुरल है, जहाँ पैसा मिलेगा लोग करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये हाईली पेरिसेबल है, इनका अगर स्टोरेज नहीं होगा, कोल्ड स्टोरेज या उस तरह की स्टोरेज नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन क्विक नहीं होगा, तो ये जल्दी खराब हो जाएंगे। हमारे यहाँ अभी वो व्यवस्था नहीं बन पाई है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनको डेवलप करना चाहिए, मैं इसीलिए कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया उसको भी नहीं ये सब कर रहे हैं। ये डिक्लेयर कर देते कि नहीं हम नहीं लागू करेंगे, कर तो दिया था। अब हम किसानों से बात करेंगे कि क्या प्रॉफिटेबल हो सकता है किसानों के लिए, हम उस व्यवस्था पर जाएंगे। तो शायद ये भी होता है कि भाई ठीक है, ये इनको लग रहा है कि हम जो बनाए हमें पीछे लेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, अपना ये जैसा भी बचाव कर रहे हैं। लेकिन एक रास्ता निकल सकता था अगर ये मान लेते कि हम इसको जोर नहीं लगाएंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि स्टेट को इम्प्लीमेंट करना है, ये तो अपने से कुछ कर नहीं पाएंगे। करेंट लिस्ट में है एग्रीकल्चर, लेकिन ये उसको इम्प्लीमेंट अपने फोर्स पर नहीं कर पाएंगे, करना तो पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये कह देते तो शायद कुछ रास्ता निकल गया होता, लेकिन अपनी जिद पड़े हैं। डॉक्टर साहब, हरिकेश जी से पूछना चाहूंगा। हरिकेश जी, 370 के मामले में भी, या कहना चाहिए सीएनआरसी को लेकर, 370 छोड़ी, सीएनआरसी को लेकर भी अभी भी गृह मंत्रालय ने सारे उसके नियम बनाए नहीं हैं, जबकि उसके लिए जो समय घोषित था, हाँ, वो समय भी पूरा हो गया। तो क्या आपको लगता है कि किसान कानून में इसी तरीके से इसको पेंडिंग फाइल में या किसी तरीके से डाला जा सकेगा, जैसा सुझाव डॉक्टर साहब दे रहे हैं? क्या ये सरकार करने की स्थिति में है? और अगर आगे बढ़ती तो कितना आगे बढ़ेगी? और आपको इस जन टकराव का जो टकराव है, ये कहाँ तक, इसका समाधान कहाँ नजर आता है? इसका रूप क्या होगा मैं आपको पत्रकार की तरह का? 4 बातों पर ध्यान दिलाऊंगा, आप एकदम से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि कैसे क्या ये करते हैं। सबसे पहले आप आइए रघुराम राजन पर। बंदी के लिए रघुराम राजन ने मना किया था, कांग्रेस को मना कर रखा था, ये उन्होंने लागू किया। ये जानते बूझते कि 130 करोड़ की जनसंख्या वाला देश नोटबंदी को कैसे झेलेगा, उनको खुद को पता नहीं था। कितने लोग मरे, ये बात भी आपको मालूम है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, उसमें भी क्या कार्यवाही की, किस तरह का इनका रवैया था, वो आपने देखा था। इसके बाद आप आइए आरबीआई से 1,75,000 करोड़ रुपए की निकासी, उस निकासी पे भी आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से इनका स्टेप था। एक तरफा सोच है, मैंने सोच लिया मुझे करना है, फर्क क्या पड़ता है देश को? दे दिया है 1,45,000 करोड़ कॉर्पोरेट सेक्टर को दे दिया, उसमें से 1,75 में फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी और को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं। तीसरे मुद्दे पर आइए, जैसे ही आप जीएसटी लागू करते हैं, कांग्रेस ने पहले कह रखा था कि जीएसटी में बहुत सारे लूप होल्स हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं, हम निराकरण नहीं कर पा रहे, इसलिए लागू नहीं किए। आपने लागू कर दिया कि हम निराकरण कर लेंगे, आज तक निराकरण नहीं हो पाया है। बहुत सारे ऐसे दुकानदार छोटे और बहुत सारे ऐसे अड़तिये खत्म हो गए उस वजह से, क्योंकि वो जीएसटी को समझ ही नहीं पाए। अधिकारियों से आप पूछिएगा तो अधिकारियों को भी समझ में 3-3, 4-4 साल लग गए समझने में। 4 साल से जीएसटी लागू है, 16 से, और तब से अब तक जीएसटी क्लियर नहीं हुई है कि एग्जैक्टली किस पर टैक्स लगाना है, किस पर नहीं लगाना है।
अभी भी उसमें चेंजेस होते रहते हैं। आप खेल खेल रहे हैं देश के साथ, फुल प्रूफ प्लान आपके पास नहीं होता है। आप करते क्या है, आप अमेरिका जाते हैं, वहां फार्मिंग देखते हैं, आपको बड़ा मजा आता है कि गेहूं बहुत लेविश तरीके से हो रहा है, पर आप ये भूल जाते हैं अमेरिका के लिए गेहूं बिजनेस का विषय है, जैसे कि मिडिल ईस्ट में पेट्रोल, उस तरीके से गेहूं पे वर्क करता है अमेरिका। और आपका देश पहले हरित क्रांति से उभर करके आप आए, आप बाहर में एक आर्टिकल लिखवाते हैं कि ये दूसरी हरित क्रांति है। आपको ये नहीं समझ में आता कि हरित क्रांति में पैदावार पे ध्यान दिया जाता है, उत्पादकता पे ध्यान दी जाती है, रिफॉर्म नहीं होता है। ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म है और इस एग्रीकल्चर रिफॉर्म को आप हरित क्रांति से जोड़ रहे हैं। तो यानी आपकी समझ में कहीं समस्या तो है जो आपको खुद नहीं समझ में आ रही। इसके बाद आपने जो मूलभूत क्वेश्चन पूछा कि अब इनको ये पीछे हटते हैं या नहीं हटते हैं या क्या करते हैं, वास्तविकता ये है कि इनके हर स्टेप पर, हर पॉइंट पर ये लागू कर देते हैं और देश काल वातावरण पर कोई ध्यान नहीं जाता कि अपने देश में जितने भी लोग हैं, हमारे आप कहते हैं ना कि इस समय 50 करोड़ किसान या 50% किसान लोग हैं और उन्हीं को हम देख रहे हैं। 50% नहीं है, हमारे यहाँ 100% किसान लोग हैं। हमारे यहाँ कोई पैदाइशी सर्विस में नहीं आता है, वो जो सर्विस में आता है उसका भी बैकग्राउंड किसान है, वो भी जुड़ा हुआ है वही खेती किसानी से। सेना में जो भर्ती होते हैं उनके पिता और माता भी किसान हैं, वो भी खेत से जुड़े हैं। यानी हमारा पूरा का पूरा देश किसान है। आप पूरी भावनाओं से खेल रहे हैं और भरपूर खेल रहे हैं। इनकी समझ को देखते हुए, क्योंकि देश का अभी भी 70% आबादी और देश अभी भी कृषि प्रधान ही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रधानता है, अभी बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन या उस तरीके से कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे गुरिंदर जी से ये समझने की जरूरत है कि संघर्ष फिर कहाँ तक जाएगा, क्योंकि सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं होगी। क्या ये आपूर्ति होती रहेगी, क्या ये इसका संस्थागत इंस्टीट्यूशनल रूप बना रहेगा, और ये लड़ाई कहाँ तक चलने की उनको गुंजाइश नजर आती है, या उनका अपना परसेप्शन क्या है कि सरकार झुकेगी? राजा जी थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। मैं हरिकेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जैसे उन्होंने एक इकोनॉमी थी हमारी, हम वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारे मुल्क का नाम आ रहा था, लेकिन अभी हमारी इकोनॉमी का कंपैरिजन कंबोडिया से हो रहा है, हमारी इकोनॉमी का कंपैरिजन बांग्लादेश पाकिस्तान से हो रहा है। इनफैक्ट मलेशिया भी हमसे जीडीपी में वो $4500 है और हम $1400 के आसपास घूम रहे हैं। हालात ये है कि इन्होंने अपने जो बैंकिंग सेक्टर था उसको भी खत्म कर लिया, एनपीए पे इतना चला गया कि मर्जिंग पे आ गया। और वो जो बड़े बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, उनका भी एनपीए अब 7-8% से ऊपर जा रहा है। तो फिर तो पूरी इकोनॉमी गई। जो लोग सरकारी नौकरियां करते हैं, जो बाबू कहते हैं कि हमारा पैसा ग्रेच्युटी में पड़ा है, पीएफ में पड़ा है, उनको ये भाव नहीं है कि ये भी रिस्क पे चला गया है, कब वो ब्लास्ट कर जाए। अभी वो ब्लास्टिंग आ रही है, अभी किसानों की ब्लास्टिंग है, वो एक और ब्लास्ट है जो होने वाला है इंडिया में। और ये जो किसान है ये कह रहा है कि जो आपने जो लागू किया है, ये मॉडल बिहार में ऑलरेडी लागू हो चुका है, वहां की सुपर फ्लॉप चीज है। अभी धान वहां पे 800 रुपए क्विंटल बिक रहा है और आके पंजाब में वही 1200-1300 बिक रहा है। मतलब वो जो किसान का तो शोषण हो रहा है, किसान का शोषण जारी है। अगर आप ये चीज लेके आना चाहते हैं तो इसमें आपकी जो मानसिकता है वो पॉजिटिव नजर आती, अगर वो अदालत में जाने की अनुमति होती। आप किसान को अदालत में जाने से क्यों रोक रहे हैं? आपकी क्या मंशा है? साफ साफ है कि दाल काली है, दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है कि ये पहले से ही प्लान था कि 5 साल ऐसे राज किया जाएगा, अगले 5 वर्ष में जब हम आएंगे तो ये जुल्म ढाना है, और अगले 5 ये, और यहां छोड़िए, अगले 5 वर्ष की योजना भी बनी हुई है कि किस किस समुदाय को या किस कारोबार को कैसे खत्म करना है। लेकिन किसान, नो डाउट, मैं हरिकेश जी की बात से पूरा सहमत हूं कि हमारा पूरे का पूरा हिंदुस्तान ही किसान है। उसको आपने गलत बंदों से पंगा ले लिया है, पूरे पूरे देश को आपने उस स्ट्रक्चर को हिलाने में लगे हैं। आप भी किसान फैमिली से है, वो भी किसान फैमिली से है। मैं खेत में कभी नहीं गया, लेकिन मुझे पता है खेत में क्या होता है, और बचपन में तो गया हूं, खेत का बेटा हूं, तो खेत मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैं खेत का हिस्सा हूं, मिट्टी हूं, तो उसको आप दरकिनार कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको जो पॉलिसीज लेके आनी चाहिए थी वो इतनी गलत लेके आए हैं, किसानों के पास अंशुमन जी कोई वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं है।
वापस जाने का रास्ता वो जो होता है ना, एक क्रिटिकल कंडीशन में हम आईसीयू को मरीज को लेके जाते हैं, डॉक्टर कहता है जी इसके बचने के सिर्फ 2% चांसेस हैं, तो क्या कहता है बेटा कि डॉक्टर साहब मैं अपने पिताजी को या तो संपूर्ण रूप में स्वस्थ और या संपूर्ण रूप में शांत, दो ही मुद्रा में लेके जा सकता हूँ। तो अभी किसानों ने भी ठान ली है कि या तो हम लेके जाएंगे, और ये कंसा अभी कुछ दिन हुए, अभी तो महीना भी नहीं हुआ, कई बार आंदोलन बड़े हो जाते हैं, लेकिन ये बात जान लीजिए, इस बात से आप भी सहमत होंगे, हरकेश जी भी सहमत होंगे, कि जितना बड़ा ये आंदोलन चला जाएगा उतना बड़ा नुकसान केंद्र को उसकी भुगताई करनी पड़ेगी, और उतना ही बड़ा बदलाव भारतीय समाज में आने वाला तय है। नहीं राजा जी, वो आपकी तय बात है, से उतना बड़ा बदलाव आएगा। जी नहीं, आपसे सहमत है। और हरिकेश जी से भी चर्चा हुई, डॉक्टर साहब से भी। आप सबका धन्यवाद करते हुए, सब किसानों के इस आंदोलन के लिए अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हुए आज के इस विमर्श को, आज के डॉक्टर साहब कुछ बोले अंशुमन जी? मैं ये कह जी रहा बताइए। क्लोजिंग कमेंट ले लीजिए डॉक्टर साहब के। को जी 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 पर जोर देना था कि कैसे हम जी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कराएं कि हमारे किसान को और सुविधाएं मिले। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्होंने तोड़ दिया, जो बना था उसको भी खत्म कर दिया। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी हो गई है, आज बिल्कुल तहस नहस कर दिया है, जैसे सुनामी आ जाए उस तरह का कर दिया। ये प्रॉब्लम हो गई है बहुत बड़ी। अब वो है कि तो इसका होना ही होना है, यस, तो वही हो रहा है। ये आदमी अपने जिद में सब कुछ जो कुछ है अपना कर दिया इन्होंने। हमें तो हर देखिए, आप पहले देखे होंगे कोल्ड स्टोरेज बहुत बने थे, सब कोल्ड से बेकार हो गए। अब नहीं तो हमारे फ्रूट्स जितने भी हैं, अगर कोल्ड स्टोरेज ही एक चेन बना ले लिए होते हैं अच्छी तरह से, तो फ्रूट्स के प्रोडक्शन, वेजिटेबल के प्रोडक्शन और भी चीजें सब स्टोर करके उसकी मार्केटिंग ढंग से होती, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए होते, तो प्रॉब्लम नहीं होती। मेन तो उस पर एम्फेसिस देना, उस पर नहीं कुछ करना है। ये जो बना हुआ उसी सिस्टम को तोड़ करके ये कह देते हैं कि हम इसमें सुधार कर रहे हैं। ये तो कोई सुधार का तरीका है नहीं। अब लोग इसको कोई ले रहे हैं, जो लोग जिसको अंधभक्त भी लोग कर रहे हैं, गोदी मीडिया भी कर रहे हैं, वो सब प्रचार कर रहे हैं कि नहीं इससे बहुत फायदा है। ये समस्या आ रही है बहुत बड़ी। हरिकेश जी, आपका भी अंतिम 30 सेकंड में अपना वक्तव्य मैं सुनना चाहेंगे, हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। बिल्कुल सुना दे रहा हूँ, सिर्फ 30 सेकंड में बता देता हूँ। रोरो फेरी बहुत लेविश तरीके से चलाई, वो खत्म हो गई। गंगा में ये कार्गो लेके जा रहे थे, आज तक दिख नहीं रहा है। पिछले 4 सालों से हम लोग देख रहे हैं कार्गो आ रहा है, जा रहा है, पता नहीं कहाँ कार्गो है, वो खत्म है। बुलेट ट्रेन के लिए जा रहे हैं लोग तैयारी करने, जिसके लिए कहा ही गया है कि यहाँ भारत में बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है, जब आप सारा सारा दिन काशी विश्वनाथ में आप एक क्रूज पे बैठ करके बिता दे रहे हैं, आपको बुलेट ट्रेन की क्या जरूरत है। भारत में जिस अमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन मौलिक चीजों की जहां जरूरत है वो खत्म है। ऑस्ट्रेलिया गए थे, मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया गए थे, ये वहां से लौटे थे तो बोले थे कि मैं ये देख कर आया हूं कि खराब पानी या खारा पानी, आर्सेनिक वाला पानी कैसे ठीक किया जाए। किसी टीम को लेके नहीं गए थे साइंटिस्ट की, खुद देख कर आए थे, समझ कर आए थे कि आर्सेनिक पानी कैसे हटाया जाए। आज तक कच्छ से आर्सेनिक पानी हटा नहीं, और वहां पे कुपोषित बच्चे और वो जो हड्डियों में वेरी वेरी रोग और तमाम तरीके के रोग होते हैं वो लगातार बने हुए हैं। तो आप एकदम साफ समझ लीजिए कि मैं रात में सोता हूं, मुझे सपने आते हैं, और उन सपनों को मैं जो हूं कारगर करने के लिए पूरी ताकत झोंक देता हूं। बाकी देश जैसे जीना हो जिए। ऐसे में हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि किसानों को उनके लड़ने की शक्ति दे, उनको साहस दे, उनको हौसला दे। और पूरे देश से उम्मीद करते हैं कि वो सब मिलकर के किसानों के लिए दुआएं करें, प्रार्थनाएं करें, उनके आंदोलन के प्रति एक सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाएं, क्योंकि देश के मध्यम वर्ग को भी और दूसरे वर्गों को भी आगे चल के इन्हीं किसान कानूनों के परिणामों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अंततः ये महंगाई के रूप में, खाद्य पदार्थों की महंगाई के रूप में इसी मध्य वर्ग को भोगना है। ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की हर वर्ग की लड़ाई है। ये आज इंडिया चौपाल के इस विमर्श में आज इतना ही। फिर हम लोग किसी नए मुद्दे को लेकर के हाजिर होंगे।
डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर आरपी सिंह साहब जो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में विभाग अध्यक्ष रहे, डॉक्टर हरिकेश कुमार सिंह जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ ही रहे, और गुरमिंदर सिंह साहब समझ साहब जो पटियाला से हमारे साथ रहे, और उन्होंने इस आंदोलन के बारे में, पंजाब के बारे में और कृषि को लेकर के अपने विद्वतापूर्ण विश्लेषण को सामने रखा है। तो एक बड़ी सार्थक सी चर्चा रही, हमने सारे पक्षों को जानने का प्रयास किया। अब नए मुद्दे को लेकर के फिर एक बार आपके सामने हम हाजिर होंगे। इसी के साथ आज दीजिए इजाजत, नमस्कार।